हाँ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, देखिए हम लोग जो है ना, ये एक छोटी सी 2 आवर्स की वर्कशॉप नुमा क्लास है। और इसमें बेसिकली ऐसा है कि विल बी डूइंग मोल्स, इंशाल्लाह हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। और मेरे पास इसके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा ना मैंने बेसिकली मोल्स को कैरेक्टराइज करा हुआ है बेस्ड ऑन टाइप्स कि इसमें कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह उन सब चीज़ों को देखेंगे। मेरे साथ सारे क्वेश्चन, हर बच्चा जो है ना मेरे साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। और ये जो हैंड आउट है ना, ये बस 5 से 6 मिनट में जो है ना वो लड़का ला रहा है। तो इंशाल्लाह सबको हैंड आउट मिल जाएगा पूरा, ये मतलब ये पूरी पीडीएफ। तो फिर आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। मैं जब भी मोल्स की बात करूं, चाहे मैं ओ लेवल्स में देखूं या मैं ए लेवल्स में देखूं, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा। अच्छा जी। मोल बेसिकली हम जो है ना इस्तेमाल करते हैं। मोल एक मेरे पास मोल कैसे कहते कैसे हैं बेसिकली। व्हाट इज मोल्स? मोल्स बेसिकली यूनिट होता है। अगर देखें, मैं सबसे पहले बात करूँ ना, मोल्स को हम मेजरली इस्तेमाल करते हैं फॉर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक एप्पल का मास बताएं, तो आप बता सकते हैं, है ना। एप्पल को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखेंगे, उसका मास बता देंगे, तो एक एप्पल का मास हमें पता चल जाएगा। मैं आपको बोलूं मुझे एक सैंड के पार्टिकल का मास बताएं, तो वो चीज इम्पॉसिबल है। एक क्या, वालेकुम अस्सलाम, 10 सैंड के पार्टिकल का मास भी बताना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, राइट। तो उस सिलसिले में क्यों, उसका रीजन क्या है कि जितने भी सैंड के पार्टिकल हैं या एटम्स हैं, या आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे क्या हैं, बहुत छोटे हैं। मैं 1 2 3 10 इनको इस्तेमाल करके इनका मैथ नहीं कर सकता। मोल्स के जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, या ये जो मोल्स की जो नीड है, वो बेसिक सिर्फ इसलिए है कि जो मेरे पास एटम्स है या सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये बहुत छोटे हैं। मैं इनको नॉर्मल यूनिट्स लाइक ग्राम्स, किलोग्राम्स या पाउंड्स में मेजर नहीं कर सकता। तो उस सिलसिले में हमने बेसिकली एक नया यूनिट देखा, जिसका हमने नाम रखा मोल्स। अब मोल्स की साइंस साइंस किस तरह की है कि देखिए, पहले तो जितने भी हमारे पास केमिस्ट थे, खासतौर पे जो एवोगाड्रो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को देखा कि भाई बात यह है कि मैं अगर नॉर्मल यूनिट चाहे ग्राम्स, किलोग्राम्स या पाउंड्स को अगर यूज कर रहा हूँ, तो मोल्स का वजन या मोल्स का मास मेजर करना इज नियरली इम्पॉसिबल फॉर अस। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इन्हीं एटम्स के अंदर हम किसी एक स्टैंडर्ड एक एटम को ले लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड। ये जितने भी एटम्स है ना, मैं इन्हीं एटम्स में से क्या करता हूँ, एक एटम को लेता हूँ एज अ स्टैंडर्ड। और उस स्टैंडर्ड के रिलेटिव में हर चीज को मेजर करूंगा। जैसे कि अगर मैं अभी जाऊं बाजार में और मैं लेट से किसी भी मार्केट में जाके किसी बंदे को बोलूं कि मुझे 1 kg एप्पल दो, तो वो क्या करेगा, इस तरीके का एक बैलेंस होगा मेरे पास। वो यहाँ पे 1 kg ऑफ ब्लॉक रखेगा और यहाँ एप्पल्स पुट कर देगा, राइट। तो ये जो सीन है, मतलब कि हम ये जिस तरीके से मैं मुझे वो एप्पल्स दे रहा है, वो मुझे कैसे दे रहा है, रिलेटिव टू 1 kg ऑफ ब्लॉक। तो पूरा मोल्स का सारा सीन ऐसा ही है। ये कोई अलग से यूनिट नहीं है जैसे कि ग्राम्स है, जैसे कि किलोग्राम्स वगैरह है। ये बेसिकली क्या है, एक रिलेटिव रेशियो है, जिसके थ्रू हम जो है ना बेसिकली एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स वगैरह को मेजर करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहली बात यह है कि देखिए सर, जैसे मैंने भी बताया कि ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं, तो इनका मास कैसे निकालेंगे। हम बेसिकली इस केस के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास एक एटम है बेसिकली कार्बन 12, ये कार्बन का एक आइसोटोप है, राइट। मैंने इस कार्बन के आइसोटोप को बनाना है एज ए स्टैंडर्ड। मैंने क्या करा, इस कार्बन के आइसोटोप को लिया। अच्छा, सवाल ये कि कार्बन के आइसोटोप को क्यों लिया, मैंने कार्बन 12 को क्यों लिया, तो इसकी भी बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इसके 2 मेजर रीजन है। अगर मैं कार्बन 12 की बात करता हूँ ना, तो ये हाईली स्टेबल है और मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है। हाईली स्टेबल वाली बात तो फिर थोड़ा समझ आ रही होगी। मोस्ट अबंडेंट वाली जो बात है, उसमें हम रिलेटिव अबंडेंस की बात कर रहे होते हैं। ये वाला जो चंक है ना, रिलेटिव अबंडेंस वाला या रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस वाला, वो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में पढ़ेंगे, बिकॉज वो एक साथ इकट्ठा सब चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे चलो हम सिर्फ जो है ना एक सिंगल एटम की बात करें। अच्छा देखें, हमारी अभी जो क्लास है ना, जो शुरू के 30 मिनट से 25 मिनट आप कह लो, इसमें हम ना सारा ये थ्योरेटिकल चंक करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम सारे क्वेश्चन पे आ देंगे। तो एनीवेज, सबसे पहली बात जो थी कि अगेन सर, मैं मैथ्स को बेसिकली जो भी मेरे पास एटम्स आयंस, एक सेकेंड, हाँ जी, जो मेरे पास ये एटम्स हैं, आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मैं मैथ्स कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये कार्बन 12 को लिया एज अ स्टैंडर्ड, और मैं इसको डिवाइड करूंगा इन 12 इक्वल पार्ट्स। मैंने इस कार्बन 12 को क्या लिया, एज अ स्टैंडर्ड लिया, और मैं इसको डिवाइड करूंगा इन 12 इक्वल पार्ट्स। तो मेरे पास एक छोटा सा पार्ट आ जाएगा। ये जो आ रहा है ना मेरे पास मास, ये बेसिकली मेरे पास कहलाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या कहलाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड। जैसे कि वो जो फ्रूट वाला था, उसके लिए स्टैंडर्ड क्या था, 1 kg ब्लॉक। हमारे लिए स्टैंडर्ड क्या हो गया,
वन एटॉमिक मास यूनिट। अब मुझे जब किसी भी चीज को मेजर करना होगा, किसी भी एटम को, किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी आयन को, तो मैं उसको किस तरीके से मेजर करूंगा? रिलेटिव टू वन एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें, तो मैंने यहाँ पे 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम लिए हैं, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब मुझे उसको मेजर करना होगा, जब मुझे उसको इक्वल करना होगा, तो मुझे 23 एटॉमिक मास यूनिट्स की नीड पड़ेगी। मतलब कि ये जो मेरे पास एक छोटा सा चंक आ रहा है ना, मुझे इस तरह के 23.1 टू बी एग्जैक्ट प्लेस करने पड़ेंगे। तो फिर जाके जो है ना, मैं 1 मोल ऑफ एटम्स के ऑफ सोडियम के बराबर होगा। तभी हमें जो पीरियोडिक टेबल में सोडियम का जो ए नजर आता है, जो मास नजर आता है, वो क्या होता है? 23 होता है, राइट। तो ये मोल्स की साइंस क्या है? ये जो हम एक बात कहते हैं ना, ये जो डेफिनेशन है, अगर आप देखें रिलेटिव एटॉमिक मास की, ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी है। ये क्या डेफिनेशन है? AR of an element is the ratio of the average mass of all the atoms of that element relative to 1/12 the mass of carbon 12। ये जो 1/12 the mass of carbon 12 क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है। मैंने क्या करा, अगेन वो सैंड के पार्टिकल्स या वो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे थे, उनको ग्राम्स किलोग्राम से मेजर करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने बोला कि ऐसा करता हूँ, इन्हीं एटम्स में से एक एटम को पकड़ता हूँ। वो कौन पकड़ लिया मैंने? कार्बन 12। उसको मैंने बना दिया स्टैंडर्ड, उसको मैंने डिवाइड किया इंटू 12 इक्वल पार्ट। कितने पार्ट में? 12 इक्वल पार्ट में। और वो एक पार्ट जो था वो मेरे पास ये आ गया, जिसको हम कहते हैं वन एटॉमिक मास यूनिट। अब हम किसी भी एटम को, किसी भी आयन को या किसी भी मॉलिक्यूल को मेजर करेंगे, किस तरह से करेंगे? रिलेटिव टू वन एटॉमिक मास यूनिट। जब मैंने यहाँ पे 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम रखे, तो मुझे कितने एटॉमिक मास यूनिट रखने पड़ गए? 23। तो ये इसकी थोड़ी सी साइंस है। हम जो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, सोडियम का 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, मैग्नीशियम का 24 पॉइंट समथिंग है। तो ये सब क्या है? ये बेसिकली एवरेज मैसेज है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये बताएं प्लीज, कि ये जो हम यहाँ पे रेशो ले रहे हैं, AR जो है मेरे पास बेसिकली ये एक रेशो है ना। मैं यहाँ पे किसी चीज को रख के रिलेटिव टू एक चीज जो है ना, एक चीज का मास निकाल रहा हूँ, तो क्या इसका कोई यूनिट होगा? इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि क्या है सर, ये एक रेशियो मास है। मैं यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक वन एटॉमिक मास यूनिट को रख रहा हूँ और उसके रिलेटिव सबको मेजर कर रहा हूँ, राइट। तो हमारे पास जो AR होगा, उसका यूनिट नहीं होगा, ठीक है, उसका नो यूनिट नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि ये क्या है सर, एक रेशियो मास है। तो अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास को देखूं, तो हम क्या बोलेंगे? the AR of an element is the ratio of the average mass of all the atoms of that element। मतलब के जब मैंने सोडियम का AR निकाला ना, तो मैंने क्या करा, सोडियम के मेरे पास दुनिया में जितने भी एटम्स थे, मैंने उन सबको कंबाइन करा, उनका एक एवरेज रेशियो मास लिया और उसको कंपेयर किया वन एटॉमिक मास यूनिट से। तो मेरे पास आके जो है ना, सोडियम का AR निकल के आ गया। तो उसी तरह मैग्नीशियम का ये AR है, क्लोरीन का ये AR है, सल्फर का ये AR है। तो ये छोटा सा AR का कॉन्सेप्ट है। और ये जो बात थी, जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए कही थी, कि ये जो कॉन्सेप्ट होगा 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, इसको हम तब पढ़ेंगे। मुझे बताया सबको क्लियर है? देख लें एक मिनट। आई होप बेटा आप लोग को भी क्लियर हो, ऑनलाइन वाले हजरात। क्लियर है जी, आगे चले। सिमिलरली हमारे पास जो ये MR का कॉन्सेप्ट है, वो भी क्या होता है? अच्छा, ये जो पूरा हैंड आउट है ना, ये सब लिखा हुआ मिलेगा, बस वो जो है ना, टार्जन अभी तक आया नहीं प्रिंट वाला। तो ये है कि 5-10 मिनट रुकेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। हाँ हाँ। अरे आप भी आ गए, बनाओ इसकी भी जगह बनाओ। अरे रुको, तो सही जगह नहीं है क्या? ये है ना इधर, ये पड़ी, इधर आओ जल्दी आओ जैफा। धुला है। अच्छा ठीक है, जाओ धो के आओ। अच्छा जी। तो अगर हम MR की बात करते हैं, रिलेटिव मोलिकुलर मास, तो जैसे मेरे पास एलिमेंट्स है, उनके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? AR का वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? AR का। इसीलिए जो मेरे पास जितने भी कंपाउंड होंगे, उनके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होगा? रिलेटिव मोलिकुलर मास का। अगर मेरे पास कोई कोवलेंट कंपाउंड होगा, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है रिलेटिव मोलिकुलर मास। और आयोनिक कंपाउंड के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है रिलेटिव फार्मूला मास। MR होता क्या है? अच्छा देखें, ये जो चाहे आप मोलिकुलर मास बोले, चाहे फार्मूला मास बोले, आप इन दोनों को MR से डिनोट कर सकते हैं। ये होता क्या है कि एक कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, उनके जितने एटम्स हैं, उनका रिलेटिव एटॉमिक मास का सम। व्हाट इज रिलेटिव मोलिकुलर मास? रिलेटिव मोलिकुलर मास मेरे पास क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द, कोई कुछ कह रहा है? रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या था? सम ऑफ ऑल द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मतलब कि सर, एक कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, उनके जितने एटम्स हैं, उनके रिलेटिव एटॉमिक मास का जो सम होगा, वो मेरे पास क्या कहलाएगा? MR कहलाएगा। क्लियर? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? हाँ बिल्कुल, कंपाउंड में। अगर आयनिक कंपाउंड होगा, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव फार्मूला मास का। और अगर मेरे पास कोवलेंट कंपाउंड होगा, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे मोलिकुलर मास का। ठीक है जी, सबको क्लियर है? कोई टेंशन, कोई परेशानी? आ रहे जल्दी से जो ना क्वेश्चन पे आते हैं।
बाकी हम यहाँ पे जनरेटिव आइसोटोपिक मास का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको जल्दी से रीड कर लें। देखो इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन के दो मेजर आइसोटोप्स हैं। एक क्लोरीन 35 है, एक क्लोरीन 37 है। तो एक सर्टेन आइसोटोप का, बिकॉज आपके पास एक एलिमेंट है ना, उसके बहुत सारे मल्टीपल आइसोटोप्स होते हैं, तो एक स्पेसिफिक आइसोटोप का जो मास होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा, रिलेटिव आइसोटोपिक मास कहलाएगा। ठीक है जी। बाकी अगर हम मोल को देखें, तो मोल बेसिकली क्या होता है, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसकी जो साइंस है ना, कि सर घूम घुमा के आपने कार्बन 12 को क्यों पकड़ा, और एक अच्छा सवाल ये भी हो सकता था कि सर कार्बन का जो ए आर है वो 12 है ना, तभी मैं इसको पिक कर रहा हूँ। लेकिन उस जब इन्होंने कार्बन को पिक करा होगा तब तो ए आर था ही नहीं, तब तो ए आर का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो ये कार्बन 12 कहाँ से आ गया भाई। तो इसके पीछे की बहुत अच्छी लॉजिक है। जो इसका बेहतरीन एक छोटी सी अगर मैं एक बात बोलूं, मैं ये कहूंगा कि देखें, जब आप बेसिकली क्या करेंगे, 12 ग्राम्स लेंगे ना कार्बन 12 को, जब आप कितना लेंगे, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 लेंगे, तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो मेरे पास कहलाएंगे 6.02 टाइम्स 10 पावर 20। सो व्हाट इज अ मोल, बेसिकली वन। जैसे कि अगर हम आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, जैसे मैं एक डजन का वर्ड यूज करता हूं, आपके दिमाग में फौरन से 12 आता है, तो जब भी मोल का वर्ड यूज किया जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए 6.02 टाइम्स 10 पावर 23। जब भी मोल का वर्ड इस्तेमाल होगा तो हमारे दिमाग में 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 वर्ड आना चाहिए। और ये जो वर्ड है, ये जो बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स है, ये किसके बराबर है, अगर आप 12 ग्राम्स लेंगे ना ऑफ कार्बन 12, तो उसके अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो क्योंकि हमारा कार्बन 12 इज द स्टैंडर्ड, तो अगर हम 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 लेंगे तो उसके अंदर वी वुड हैव 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स। कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला, आगे चलें। मोल क्लियर है। देखो देखो देखो, इसको रीड करें, इसको रीड करें, मोल को क्या लिखा है सर, 1 मोल एंड 23 यू का क्या रिलेशन है, 1 मोल एंड टाइम्स 10 पावर 23 का क्या रिलेशन है। ओके ओके, इस पे भी बात करते हैं। अच्छा, इसको पढ़े सब, क्या लिखा हुआ है ये। मेरे पास कार्बन 12 आइसोटोप है, ठीक है। मैं बाजार में गया, मैंने बोला हाँ भाई मुझे कार्बन 12 चाहिए, उसने बोला कितना चाहिए, मैंने बोला मुझे 12 ग्राम्स चाहिए, कितना चाहिए। तो जब मैंने 12 ग्राम्स दिया ना, फिर मैंने बैठ गया रात को कि अब काउंट करता हूँ कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स निकले। ये सारा काम मैंने नहीं, एवोगाड्रो भाई ने करा, और उन्होंने नाम रख दिया इसका एवोगाड्रोस कांस्टेंट। आ रही बात समझ, कोई टेंशन कोई परेशानी। असल में तो ये काम नहीं हुआ, मतलब ऑफ कोर्स वो जाके कहीं से लेके आके गिन तो रहे नहीं होंगे, 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 गिनने में मेरा ख्याल है जिंदगी लग जाएगी। लेकिन अगेन ये एक रेशो टर्म है। और एक ये भी बहुत अच्छा सवाल है जो ये पूछ रही है कि सर सिक्स ये टाइम्स 10 पावर 23 कहाँ से आया। तो ये बहुत इसका डिटेल लंबा आंसर है। मेरा आज का जो बेसिक मकसद है वो क्या है कि हम जो है ना, अगर आप यहाँ देखें, तो मैंने बस बहुत जल्दी जल्दी से बहुत जो है ना समराइज करके, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, मेरा आज का मकसद है कि हम जल्दी से क्वेश्चन पे आए, हम इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। बिकॉज अगर हम देखें ना, तो हमारे पास ए लेवल्स मोल्स में जो कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो एग्जामिनर के फेवरेट है। टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन बहुत फेवरेट है। आप लोग जब पेपर 3 करेंगे तो उसके अंदर P3 के अंदर टाइट्रेशन वाले बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो आज हमारा जो मेजर मकसद है वो क्या है कि हम जल्दी से एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन को कर सकें, ताकि चलो थोड़ा अच्छा सीन हो जाए। ठीक है जी, 1 मोल वाली बात सबको क्लियर है, कोई टेंशन कोई परेशानी। पंखा बंद करो, मुझे भी ठंड लगी। दोनों बंद हो गए। चलो चलने देते हैं 2-4 मिनट। एनीवेज, एनीवेज आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने जिस तरह बात की कि देखिए, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। मतलब कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में मेरे पास 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स होंगे। ये मेरे 1 मोल के बराबर है। और ये मेरा एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी कहलाएगा। मतलब जब भी डजन का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, हमारे दिमाग में 12 आना चाहिए। इसी तरह जब भी मोल का वर्ड इस्तेमाल होगा तो दिमाग में हमारे क्या वर्ड आना चाहिए, 6.02 टाइम्स 10 पावर 23। ठीक है जी, क्लियर है सबको, आगे चलें। अब देखिए, सिमिलरली अगर मुझसे कोई पूछेगा कि 1 मोल ऑफ सोडियम के अंदर कितने एटम्स है, तो मैं क्या बोलूंगा, 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 एटम्स है। 1 मोल ऑफ Cl2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास Cl2 है, राइट, 2 एटम्स है, तो इसके अंदर भी 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर मुझसे कोई बोलेगा कि 1 मोल ऑफ NaCl के अंदर क्या है, तो मैं बोलूंगा 1 मोल ऑफ NaCl के अंदर 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 सोडियम आइंस है, एंड 6.2 टाइम्स 10 पावर 23 क्लोराइड आइंस।
ठीक है जी। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल के सिग्न होगा जिस तरह Cl2 वगैरह एंड ऑल दैट, तब भी हम यही केस करेंगे। और अगेन जब मेरे पास आयोनिक कंपाउंड होगा, बिकॉज NaCl है, तो वो ऑफ कोर्स NaCl Na में और क्लोराइड आयन में ब्रेक होगा। तो अगेन उसके अंदर भी आपके पास इतने इतने नंबर ऑफ आइंस होंगे। ये भी सबको क्लियर है? आगे चलें। बिल्कुल बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अगर मेरे पास दो बेसिकली वो हैं, लेट्स से अगर हम कह रहे हैं 2 NaCl है ना, तो हम बिल्कुल इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है जी, सबको क्लियर है? अगर 2 लेट्स से MgCl2 है, फिर क्या करेंगे? या चलो अगर 2 को भी हटाए, सिर्फ अगर MgCl2 है, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आइंस है? मैग्नीशियम के कितने? 6.02 टाइम्स 10 पावर 23। और क्लोरीन के आइंस के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको देख लें चले। अगर मेरे पास MgCl2 है ना, तो MgCl2 किस में ब्रेक होगा? मैग्नीशियम आइन में एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आइन में, राइट? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके तो 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 हो जाएंगे। और इसके केस में क्या होगा? 2 टाइम्स 6.02 टाइम्स 10 पावर 23। ठीक है जी। ये बहुत आसान बेसिक क्या नाम है, ओ लेवल बेस्ड पार्ट है, ये तो इंशाल्लाह हो जाएगा होपफुली। ठीक है जी। आगे चलते हैं। इसके लिए जो है ना बेसिक ये फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, विच इज नंबर ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। यहाँ पे मुझे बताया ये 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन थे, है ना? तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, और एवोगाड्रोस कांस्टेंट वही था। तो अगेन ये बेसिक एक फॉर्मूला है। क्लियर है सबको? आगे चलो, कोई टेंशन कोई परेशानी। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं मोलर मास पे। मोलर मास का सीन ऐसा होता है, जब भी हम वर्ड यूज करेंगे ना मोलर मास का, तो आपने ये समझना है सर, चाहे मोलर मास का वर्ड एक आयन के साथ लगा हो, किसी कंपाउंड के साथ लगा हो, किसी के साथ भी लगा हो, तो हम क्या बोलेंगे? मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल। मतलब कि कितना मास होगा पर मोल, एक मोल के अंदर कितना मास होगा। चाहे मैं 1 मोल, मोलर मास ऑफ NaCl बोलूं, मोलर मास ऑफ क्लोरीन बोलूं, मोलर मास ऑफ Na बोलूं, कुछ भी बोलूं, तो मेरे पास मोलर मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम्स पर मोल। अब यहाँ थोड़ी सी चीज कंफ्यूजिंग हो जाती है समटाइम्स, बिकॉज अगर मैं आपसे बोलता हूँ सोडियम का AR क्या है, तो सब क्या बोलेंगे? 23 है, राइट? और सोडियम का मोलर मास भी 23। सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 23 है, एंड सोडियम का मोलर मास भी 23 है, बट सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम्स पर मोल है। क्योंकि अगेन हम जब बात करते हैं ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ऊपर, वैसे तो देखो अगर ये बात ना बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है ना, तो इसको इतना कुछ समझने की नीड भी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मोलर मास का मतलब क्या होता है। मोलर मास का मतलब होता है मास पर मोल। अगर ये बात बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें, तो मैंने जैसे ऊपर बताया था कि आपने यहाँ पे जो बेसिकली लिया कितना है, वो 1 मोल लिया है, राइट? तो अगेन यहाँ पे जितना भी मेरे पास मोलर मास का केस होगा वो पर मोल का ही आता है हमारे पास, बिकॉज हम लोग जब भी किसी भी चीज का मास निकाल रहे होते हैं, तो मैं 1 मोल को ही कंसिडर कर रहा होता हूँ। सो एनीवेज, मेरे पास जो भी जब भी मोलर मास का वर्ड इस्तेमाल होगा, तो वो क्या कहलाएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, जिसका यूनिट है ग्राम्स पर मोल। मोलर मास ऑफ Na भी 23 ग्राम्स पर मोल है, और जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो भी 23 है। ठीक है जी। AR का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज ये एक रेशो है। बट मोलर मास में क्योंकि आप पर मास पर मोल का कितना मास आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम्स पर मोल। कोई टेंशन कोई परेशानी का मसला? जल्दी जल्दी आगे चले। ओके। अब यहाँ एक छोटी सी बात है, इसको जरा देखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये चलो मैं इसको ना इरेज करता हूँ, इसको साथ करते हैं। मेरा ख्याल है वो बंदा, उसका इंतकाल हो गया शायद, वो लाया नहीं अभी तक। वो क्या नाम है उसका, प्रिंटर वाला, मैं उसको फोन करूँ। 12 चले, नेवर माइंड। 1 मोल मेरी यहाँ एक स्टेटमेंट है, 1 मोल ऑफ सोडियम, उसका मास कितना आ रहा है? 23 ग्राम्स। अगर मैं आपसे बोलूँ 0.1 मोल्स ऑफ सोडियम का मास कितना होगा, तो वो हो जाएगा एक्स हो जाएगा। मैं उसको अभी यहाँ पे ना ले लेता हूँ एक्स। मतलब कि देखे सर, 1 मोल का मास कितना है? 23 है। 1 मोल का मास कितना है? 23। 0.1 मोल का मास कितना होगा? एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बेसिकली 1 टाइम्स एक्स हो जाएगा, एंड 0.1 टाइम्स 23 हो जाएगा। अगर मैं ये एक्स को देखूं, ये एक्स क्या है? क्या है? मैं मास निकाल रहा हूँ, यस और नो? तो मैं क्या करूंगा, इस एक्स की जगह ना मास ले लूंगा। और 0.1 क्या है? मोल्स है, इक्वल्स टू मोल्स। और 23 क्या है? AR है बेसिकली। हाँ, MR अगर कंपाउंड होता तो हमारे पास MR कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक एलिमेंट है तो ये AR है। तो बेसिकली हमारे पास जो ये मोल्स इक्वल टू मास अपॉन AR वाला जो फॉर्मूला है ना, वो इस रेशो से बनता है। यहाँ देखें,
अब यहाँ पे ना ये जो वन है ये हमेशा वन ही रहेगा, मतलब क्योंकि आप हमेशा ए आर वन मोल के हिसाब से देखते हैं ना, तो ये हमेशा वन ही रहेगा। तो अगेन आपका मास इक्वल्स टू मोल्स अपॉन एम ए आर, और मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन ए आर, मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है जी, कोई टेंशन कोई परेशानी। अगर मैं बात करता हूँ एलिमेंट है तो बेसिकली वो उसके लिए ए आर हो जाएगा, और अगर कंपाउंड होगा तो उसके लिए हम वर्ड एम आर यूज करेंगे, राइट। ये भी सबको क्लियर है, आगे चलें। आई होप बेटा आप लोग को भी क्लियर हो, ऑनलाइन वाले बच्चे। ठीक है जी, एक सेकंड दे मुझे सिर्फ, एक सेकंड। बस हम 1 मिनट में स्टार्ट करें। एक ओके जी, ओके, कंटिन्यू करते हैं जल्दी से। अच्छा जी, तो हमारे पास बेसिक ये फॉर्मूला था, मैंने बताया है इसको कैसे लिखेंगे। मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन ए आर एम आई वाला, अगर मैं यहाँ पे वो मुझे बोलते हैं कि सर कैलकुलेट द मोल्स ऑफ 0.5 ग्राम्स ऑफ NaOH, तो हम क्या करेंगे, बेसिक फॉर्मूला है मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर। ये जो स्मॉल एन है ये बेसिकली मोल्स के बराबर है, राइट। तो मेरे पास मास कितना है, 0.5 ग्राम्स, और जो एम आर है वो NaOH का कितना हो जाएगा, 23 इसका होता है, 16 इसका होता है, 1 इसका होता है, तो 23 प्लस 16 प्लस 1, सो इट विल बी, हम्म 23 प्लस 16 प्लस 1, 0.0125 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा इंशाल्लाह, नीचे वाला इसकी नीड नहीं है कराने की, राइट। ठीक है, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। देयर सेइंग कैलकुलेट द मास ऑफ 0.7 मोल्स ऑफ Na2CO3.10H2O। इसको करें जरा, इसको कैसे करेंगे, 0.7 मोल्स ऑफ Na2CO3.10H2O। ये वाला सबको हो गया ना, इसमें क्या मुश्किल है। ये मेरे पास मोल्स इक्वल टू मास अपॉन ये आता है 25 ग्राम से, ये मास ही होगा। एम आर मैंने बेसिकली 23 प्लस 16 प्लस 1 करा है जी। कंपाउंड ये रहा NaOH, अच्छा नहीं वाला, नीचे वाला, नीचे वाला ये। इस पे अगर हम आते, जैसे कैलकुलेट द मास ऑफ 0.7 मोल्स ऑफ Na2CO3.10H2। इसको कैसे करेंगे, देखिए जो डॉट है ना, ये बेसिकली रिजेंबल करता है एडिशन को। ठीक है, यूजुअली जो डॉट है वो बेसिकली हम लोग समझते हैं वो मल्टीप्लीकेशन है मैथमेटिक्स के अंदर, बट यहाँ पे ये जो डॉट होगा ना इसका मतलब है मैं ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मुझे इस पूरे कंपाउंड का एम आर निकालना है, मैं क्या करूंगा, एम आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स 23 प्लस 12 प्लस 3 टाइम्स 16, ये पूरा एक हिस्सा हो जाएगा, राइट। एंड प्लस 10 टाइम्स हाइड्रोजन, मेरे पास कितने होते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इट्स गोना बी 2 टाइम्स 1 प्लस 16। तो ये मेरे पास पूरा केस आ जाएगा। तो ये समवेयर अराउंड बन जाएगा, एम आर ऑफ दिस कंपाउंड वुड बी 2 टाइम्स 23, कोई कर 286 आएगा।
286 आएगा। जो हमारे पास ये आएगा ना, इट वुड बी 286। ठीक है जी। तो मेरे पास इसका एम आर क्या आएगा, 286 आ जाएगा। अगेन फॉर्मूला होता है मेरे पास मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर। और मेरे पास मोल्स कितने, 0.7 है। मास मुझे निकालना है। एम आर क्या है, 286 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मास आ जाएगा मेरे पास 0.7 टाइम्स 286, 200.5 आ रहा है। हाँ, 0.3 और 5 जो भी। तो मैं इसको मैं राउंड ऑफ करके जो है ना 200 ग्राम्स ले लूंगा। ठीक है जी। कोई टेंशन, कोई परेशानी, आसान सीन है ये तो। क्लियर है सबको? ओके जी, ओके। वो तो उसका एटॉमिक है, वो नहीं लिखते, वो नहीं लिखते। जो बड़ा वाला होता है ना, हमें उसको देखना होता है। छोटा वाला जो होता है दैट इज प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर। जो बड़ा वाला होता है वो मास नंबर होता है। नहीं नहीं, उसको यूज नहीं करना। अभी तो हम मोल्स की बात करें ना, उसको हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। अगर आपको बेसिकली सोडियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता करने हो तो फिर कर लेंगे। सोडियम में 11 होता है, तो फिर 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है जी। ये वाला भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखेंगे, सोडियम का आपने .10H2O था मेरे पास, राइट। मैथ्स ये 200.2 था, मैंने इसको राउंड ऑफ करके 200 ग्राम्स कर दिया बस। अच्छा ये बेटा, ओ माय डेज, ये देखो इससे कहते हैं राउंड ऑफ। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये तो हो जाएगा, राइट। नीचे वाले बात है, मोलर गैस वॉल्यूम। अच्छा जी, चले मोलर गैस वॉल्यूम पे आते हैं। मोलर गैस वॉल्यूम का क्या सीन है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़े। और ना मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मतलब पहले मेरी बात सुन ले। बेसिकली जो अवोगाड्रो भाई थे ना, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी थी। ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी ना, मोलर मास वाली, कि मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ये भी एवोगाड्रो की दी हुई थी। जिसकी वजह से हमें ये फॉर्मूला मिल गया, राइट। इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी थी गैसेस के बारे में। इन्होंने ये कहा था कि अगर आप 1 मोल ऑफ एनी गैस लें, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, या कोई भी गैस हो, 1 मोल ऑफ एनी गैस को अगर आप लेंगे एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सो दैट गैस विल ऑक्यूपाई 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। और फिर साथ साथ उन्होंने क्या कहा था कि अगर आप 1 मोल ऑफ एनी गैस को लेंगे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इट विल ऑक्यूपाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़े। क्या हुआ, कोई आंसर नहीं आया, समझ नहीं आया? गॉट इट। चलो जी, इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़े। 1 mole of any gas at room temperature and pressure will occupy 24 decimeter cube of volume, and 1 mole of any gas at standard temperature and pressure will occupy 22.4 decimeter cube of volume. ठीक है जी। तो इससे भी हमें ये दो फॉर्मूलाज मिले हैं। बेसिकली फॉर रूम टेम्परेचर मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 24 डेसीमीटर क्यूब, और फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इसको आप सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, विच विल बी 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। सारे टेम्परेचर प्रेशर एंड उसकी कंडीशंस भी एंड में लिखवा दूं। ठीक है जी। एंड इसको भी आप बेसिकली 1 2 3, तो 22,400, लाइक आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। आगे चले, कोई टेंशन नहीं, परेशानी। अब हम इस पे आ रहे हैं। ये हमारे पास स्टोइचियोमेट्री का छोटा सा पार्ट कहलाता है। अब ना मेरी एक बात समझे, चाहे केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, स्पेशली मोल्स हो, तो हमने ये समझना है कि एग्जामिनर हमारे सामने खड़ा है और वो हमें बता रहा है कि मैं रियलिटी में सारा काम कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि जब हम मोल्स को करेंगे ना, तो हमारे पास दो डेटा आता है। एक होता है इक्वेशन बेस्ड डेटा, जिसको हम कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डेटा, जैसे चाहे मैं बोलूँ स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स, स्टोइचियोमेट्रिक मास या स्टोइचियोमेट्रिक वॉल्यूम। और एक डेटा होता है रियलिटी वाला। जो रियलिटी बेस्ड डेटा होता है ना, वो क्वेश्चन हमें हमें मिलता है। अभी हम नीचे क्वेश्चन करेंगे तो वो बात समझ आ जाएगी। लेकिन ये जो ये वाला डेटा होता है ना, ये बेसिकली इक्वेशन से हम ड्राइव करते हैं, ये कहलाता है स्टोइचियोमेट्रिक डेटा। अच्छा, एनीवेज एक छोटी सी बात एंड कर दूं, ये दोनों फॉर्मूलाज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस हैं, ओनली फॉर गैसेस।
ठीक है, बिकॉज अक्सर ये भी मसला आ रहा होता है कि हम इनको फॉर्मूलाज को यूज कर लेते हैं, बट दिस दीज बोथ ऑफ दीज फॉर्मूलाज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, बिकॉज ये एवोगाड्रो का मोलर गैस जो है ना बेसिकली आपके जो लॉ था जिसमें उन्होंने बेसिकली गैस ऑफ मोल्स के बारे में बात की थी। ठीक है, जल्दी से इस पे आते हैं, ये स्टोइचियोमेट्री की थोड़ी सी कैलकुलेशन है, फिर जल्दी से आगे चलेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ तो मुझे इसमें साफ साफ ये बात नजर आ रही है कि ये जो Na है, ये जो N2 है मेरे पास, इसके 1 मोल्स हैं, H2 के 3 मोल्स हैं, और NH3 के 2 मोल्स हैं। ये जो मोल्स है, क्या ये रियलिटी बेस्ड मोल्स हैं या इक्वेशन वाले मोल्स हैं? तो ये कहलाएंगे स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स। क्या कहलाएंगे? स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स, क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड काम नहीं है। रियलिटी बेस्ड चीज क्या होगी? जो एग्जामिनर मुझे खुद से बताएगा। मैं अगर यहाँ पे आऊं मैथ पे, तो मैथ कैसे निकालेंगे सर? हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन mr, एंड मास इक्वल्स टू मोल्स इनटू mr। तो मैं इसको पिक करूंगा जल्दी से, और ये इधर आ जाएगा, इधर भी, इधर भी, एंड इधर भी। तो अगर हमें N2 का बेसिकली मास निकालना होगा, इट्स गोना बी 1 टाइम्स टू टू हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है दैट्स 14, राइट? सो ये 28 हो जाएगा, बिकॉज आपके पास 2 नाइट्रोजन हैं। 2 टाइम्स 14, तो आपके पास इसका जो मास आएगा वो 28 ग्राम्स आ जाएगा। अगर हम इस H2 की बात करते हैं, तो H2 के मोल्स कितने? 3 हैं, और हमारे पास ऑफकोर्स 2 टाइम्स 1, तो ये 6 ग्राम्स हो जाएगा। और अगर NH3 की बात करें, तो NH3 के मोल्स मुझे इक्वेशन में नजर आ रहे हैं 2 हैं, राइट? मैं इसको 2 प्लेस करता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह हमारे पास 14 आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स 1, तो इसका आंसर आएगा 14 प्लस 3 टाइम्स 1 टाइम्स 2, 34 ग्राम्स। ये जो मैथ्स है, ये मैथ्स उन्होंने असल में नहीं लिया। इस मैथ्स को हम रीड करना सीखेंगे। हम ये कहेंगे कि अगर सर 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्ट कराएंगे विद 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, सो वी विल प्रोड्यूस 34 ग्राम्स ऑफ NH3। ये जो सारा डेटा है, ये आगे कैलकुलेशन में जो है ना हमारे काम आएगा। अब सर ये डेटा निकाल क्यों रहे हैं? अगर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट प्लान करना होगा ना, लेट्स से मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे 180 ग्राम्स NH3 प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई कैलकुलेशन तो होगी। मुझे अगर 180 ग्राम्स NH3 प्रोड्यूस करना होगा, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब लेट्स से अगर मैं किसी केमिस्ट को बोलता हूँ कि मुझे 180 ग्राम्स प्रोड्यूस करना है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मुझे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा। तो वो मुझे कैसे बताएगा कितना चाहिए होगा? उसके लिए उसको ये स्टोइचियोमेट्रिक मासेस निकालने पड़ेंगे और रेशियो मेथड से कंपेयर करना पड़ेगा। ये सारा काम अभी हम नीचे करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी। अगर हम वॉल्यूम पे आते हैं, तो वॉल्यूम के लिए अगेन हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, सबसे पहले ना हमने देखना है कि ये सारी क्या गैसेज है, तो बिल्कुल ये सब गैसेज है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, राइट? तो अगेन वो मोल्स वाला जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, ये एप्लीकेबल होगा, वरना ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ना होता। फॉर्मूला है हमारे पास मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 24 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इक्वल्स टू मोल्स इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास मोल्स बेसिकली कितने हैं? N2 की अगर मैं बात करूं, तो N2 के मोल्स मेरे पास 1 है। 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 24 DM क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली H2 की अगर मैं बात करूं, तो H2 के मोल्स मेरे पास 3 हैं। 3 को जब 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 3 टाइम्स 24, 72 DM क्यूब। एंड अगर मैं इस पे आता हूं, तो 2 टाइम्स 24, 48 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले हजरात बेटा आप लोगों को क्लियर है? सर, सर व्हाई आर वी यूजिंग रूम टेम्परेचर फॉर दिस फॉर्मूला? बिकॉज इन्होंने ना मतलब यहाँ पे मैं बेसिकली जो इस रिएक्शन को कर रहा हूँ वो RTP पे कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे। अगर मैं इस रिएक्शन को STP पे करता, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे, तो ये मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 डेसीमीटर क्यूब हो जाता, 24 ना होता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये अगेन एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क से कर लेना। आसान सीन है, इसमें बस ये है कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, तो इनके लिए क्या ये मोल्स और वॉल्यूम वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, बिकॉज वो सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, राइट? तो मैं इनकी वॉल्यूम के आगे जो है ना डंडी लगा दूंगा, बिकॉज इनके लिए कोई ऐसा सीन नहीं होगा। ठीक है जी। अगर मुझे ना इसका इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, तो मुझे इसके लिए इनके इनके या तो मोल्स, या तो मुझे बल्कि बेसिकली या तो मुझे मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होगी, या तो मास और कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होगी, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम भी एक फॉर्मूला है।
तो अगर मेरे पास ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में भी कॉन्सेंट्रेशन होती है, या फिर मेरे पास मैं कह रहा हूँ या तो मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन हो या तो ग्राम्स और कॉन्सेंट्रेशन हो, तो दोनों केस में काम हो जाएगा हमारे पास। वैसे इनके जो है ना, ये वॉल्यूम ऑफ गैस वाले फॉर्मुलाज नहीं एप्लीकेबल होंगे ऑफकोर्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ना यहाँ कुछ चीजें हैं, मैंने यहाँ पे देखें जल्दी से, पहले थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन का केस, लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंटेज यील्ड, और जितने भी हमारे पास कुछ टाइप के क्वेश्चंस या कुछ मेजर जो टाइप्स आ रही होती है ना, मैंने उनको यहाँ मेंशन करा हुआ है। हम उन सबको यहाँ देखेंगे और फिर नीचे क्वेश्चंस को पढ़ के खुद से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने इन क्वेश्चंस के अंदर कौन से फॉर्मुलाज को लगाना है। ये सिर्फ 1 मिनट का काम था मेरे लिए, कि अगर मैं बेसिकली लेट्स से परसेंटेज यील्ड लिखूं, उसके नीचे उसका क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन लिखो उसके नीचे उसका क्वेश्चन, तो वो काम कहने को तो आसान होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से क्वेश्चन को पढ़ें, समझें कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर कौन से फॉर्मूले को लगाना है। ठीक है जी। तो अगर हम जनरली बात करें, अब हमारा बस जल्दी से मेजर जो फॉर्मुलाज वाले सीन उस पर आ रहे हैं। एक एम्पेरिकल फॉर्मुला की टाइप होती है हमारे पास। एम्पेरिकल फॉर्मुला बेसिकली सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, और मोलिकुलर फॉर्मुला मेरे पास एक्चुअल होल नंबर रेशियो होता है। मतलब कि मेरे पास लेट्स से अगर एक कंपाउंड है C6H12O6, तो इस कंपाउंड के अंदर 6 एटम्स कार्बन के, 12 एटम्स हाइड्रोजन के, 6 एटम्स ऑक्सीजन के। अगर मैं इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालूंगा, तो वो 6 1 6, 6 2 6, 6 1 6, 6CH2O1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास मोलिकुलर फॉर्मूला है, ये मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है। जब एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस को देखेंगे ना, तो हमें साथ साथ ना ये दो चीजें भी काफी काम आएंगी। ये अगेन आप लोग ओ लेवल्स में पढ़ के आते हैं। ये बेसिकली एन होता है। एन क्या होता है? मोलर मास ऑफ, एन इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय, एक मिनट यहाँ पे ये एक वो चीज मिट गई, माय बैड। आप लोग अपने पास भी इसको एडिट कर लो। एन होता है मोलर मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला अपॉन मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर मैं मोलिकुलर फॉर्मूला के मोलर मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला के मोलर मास से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास एन आएगा। और अगर मैं अपने एम्पेरिकल फॉर्मूला को एन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर मेरे पास मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा। इसके जब क्वेश्चन करेंगे, तो इन फॉर्मूलाज को इंशाल्लाह अप्लाई करना भी सीखेंगे होपफुली। जी जी बेटा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आई वाज सेइंग कि देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मोलिकुलर फॉर्मूला एक्चुअल एटम्स को कहते हैं। एंड अगर मैं एन की बात करूं, तो एन क्या होता है? बेसिकली मोलर मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला अपॉन मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मेरे पास वैल्यू ऑफ एन आएगी, और जब मैं एन को एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको भी अभी यूज करेंगे इंशाल्लाह नीचे। ठीक है जी। बाकी छोटी सी बात है कॉन्सेंट्रेशन की। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? जिस तरह डेंसिटी होता है मास डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, इसी तरह कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल्स डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्पेसिफिक वॉल्यूम। मतलब कि मोल्स ओवर वॉल्यूम मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन के। मोल्स इन स्पेसिफिक वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम का जो एक स्टैंडर्ड यूनिट हमें पता होता है, वो बेसिकली मीटर क्यूब होता है, राइट? ठीक है, बट यहाँ पे हम यूजुअली डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब को इस्तेमाल करेंगे। जो डेसीमीटर क्यूब और जो लीटर है, ये दोनों बेसिकली सेम होते हैं। एंड सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर भी सेम होता है। बाकी हमें इन क्वेश्चंस के अंदर ना काफी जगह पे एक वर्ड नजर आएगा जिसको हम कहते हैं एम। ये बेसिकली कहलाता है मोलारिटी। तो वैसे तो देखो, मोलारिटी होता क्या है? 1 m अगर कहीं लिखा हो, तो उसका मतलब होगा कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हुआ है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट। या अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बोलूं, कहीं भी 1 m लिखा होगा, तो मैं समझूंगा ये लिखा हुआ है 1 मोल्स पर DM क्यूब। ठीक है जी, कोई टेंशन कोई परेशानी, आगे चले। आई होप आप लोगों को भी क्लियर हो। बाकी ये ना सॉल्यूट, सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन वाले, ये जो तीनों टर्म्स है, इससे सब फेमिलियर है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। सॉल्यूट बेसिकली अगर कह लो, तो इसकी मैं एग्जांपल से बताऊं, तो वन वन टीस्पून ऑफ शुगर को मैं क्या कह दूंगा? 1 टीस्पून ऑफ शुगर को सॉल्यूट कह दूंगा। 1 ग्लास ऑफ वाटर को सॉल्वेंट कह दूंगा। और जब इनको मिक्स करें के हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वो मेरे पास जो ये वन बेसिकली आप कह लें जो सॉल्यूशन होगा, जिसको मैं शुगर वाटर कह दूंगा। मतलब अगर मैंने 1 चम्मच चीनी ली, उसको 1 गिलास पानी में डाला, तो वो 1 गिलास पानी वॉज माई सॉल्वेंट, 1 चम्मच चीनी वॉज सॉल्यूट, और जो मेरे पास एक कॉम्बिनेशन बना है, वो बेसिकली शुगर वाटर कहलाएगा, जो मेरे पास सॉल्यूशन कहलाएगा। बाकी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट में क्या डिफरेंस होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है कि हमारे पास मोर सॉल्वेंट लेस सॉल्यूट।
एंड कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है मोर सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट। ठीक है जी। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन के दो फॉर्मुलाज है हमारे पास, एक है कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू मास और वॉल्यूम। अच्छा जी, बाकी ये है कि ये जो पीडीएफ है ये इंशाल्लाह मैं हमारे जो ग्रुप है उसमें अपलोड कर दूंगा, और आप लोग के ग्रुप में भी आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। मैं ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोगों से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये जो पीडीएफ है ये मैं आप लोग के ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो इंशाल्लाह ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा जी। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास दो है, एक मास ओवर वॉल्यूम, एक है मोल्स ओवर वॉल्यूम। ऑफ कोर्स सर ये मोल्स है तो इसको मैं मोल्स पर डीएम क्यूब लूंगा, और ये मास ओवर वॉल्यूम है तो इसको ग्राम्स पर डीएम क्यूब कहेंगे। ठीक है। ये जो अपॉन डीएम क्यूब वाला है इसको जी डॉट डीएम माइनस थ्री कह देंगे, इसको मोल डॉट डीएम माइनस थ्री कह देंगे। ठीक है जी। कोई टेंशन कोई परेशानी। एक छोटी सी कंफ्यूजन है उसको भी क्लियर करते हैं। देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स डीएम क्यूब है ना वो बिल्कुल भी बराबर नहीं होती कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर डीएम क्यूब में, क्योंकि फॉर्मूला ही अलग है, चीज ही अलग है। एक आपके पास ग्राम्स पर डीएम क्यूब है, कितना मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, और एक है कितना मोल्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम। तो ग्राम्स पर डीएम क्यूब और मोल्स पर डीएम क्यूब कभी भी बराबर नहीं होंगे। अगर मेरे पास किसी क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेंट्रेशन निकाली मोल्स पर डीएम क्यूब में, और मुझे ग्राम्स पर डीएम क्यूब में निकालनी है, जो कि अभी हम नीचे करेंगे, तो हम सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द एमआर। अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर डीएम क्यूब में गिवन हो और मुझे कन्वर्ट करनी हो किसमें, ग्राम्स पर डीएम क्यूब में, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एमआर से। और अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ग्राम्स पर डीएम क्यूब में गिवन हो और मुझे मोल्स पर डीएम क्यूब में निकालनी तो फिर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा बाय एमआर। ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कोई खास रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक फॉर्मुला मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एमआर। तो ये भी बात फिर इंशाल्लाह कभी इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से क्या है, इसके पीछे की क्या फॉर्मुला है। सर डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्मुलाज एंड हाउ टू यूज देम। देखिए दोनों फॉर्मूलाज की लॉजिक अलग है, एक में आप मास का और वॉल्यूम का रेशियो ले रहे हैं, और एक में आप बेटा मोल्स और वॉल्यूम का रेशियो ले रहे हैं। तो नीचे जब हम जाएंगे ना क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि यू नीड टू डिटरमिन कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब या मोल्स पर डीएम क्यूब। तो मुझे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी मुझे उसके हिसाब से उसका डिसीजन लेना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी की थ्योरी क्या है कि वो मास और वॉल्यूम क्यों है, मतलब कि एक सर्टेन वॉल्यूम में कितना मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसको मैं क्या कहता हूँ, डेंसिटी कहता हूँ। सॉलिड में ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो सॉलिड मोर डेंसर कहलाता है, राइट। इसी तरह जो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है इसका मतलब होता है कितना मोल्स या कितने मोल्स एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उसका जो रेशियो होता है, बिकॉज अगर आप डेंसिटी को भी देखें ना तो वो भी एक रेशियो ही है, राइट। इसी तरह आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी एक रेशियो है कि कितना मास मैंने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में या 1 डीएम क्यूब में या 1 सेंटीमीटर क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट किया, वो मेरे पास क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा, जिसे डेंसिटी कहलाता है। ठीक है। और अगेन हम यहाँ 1 डीएम क्यूब ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स आप जो है ना पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब, आप हर जगह देखेंगे आपको मोल्स पर डीएम क्यूब ज्यादा नजर आएगा। ठीक है जी, क्लियर है, कोई टेंशन कोई परेशानी, आगे चलें। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है विच इज ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। आप लोगों को क्लियर है बेटा, ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं। ओके जी। अभी ना हम इसके क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, बस ये लास्ट लास्ट बात करें फिर आगे चल रहे हैं। अच्छा देखिए, जब भी मैं दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराता हूँ ना, जब भी मैं ए प्लस बी को रिएक्ट करा के सी प्लस डी को फॉर्म करूंगा, तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि दोनों मेरे पास में ना बिल्कुल एक एग्जैक्ट क्वांटिटी में हो। वरना हमेशा ऐसा होता है कि आपके पास एक रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है और एक एक्सेस रिएक्टेंट होता है। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है बेसिकली इट इज द रिएक्टेंट विच इज इन लेस क्वांटिटी, जो मेरे पास कम क्वांटिटी में होगा वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है तो वो टोटली कंज्यूम हो जाएगा, और जो एक्सेस रिएक्टेंट होगा वो मेरे पास रिएक्शन के एंड में बच जाएगा। द रिएक्टेंट इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी। तो अगेन ये दोनों चीजें होती हैं। बाकी मैंने यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, नोट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट, व्हाई इज दैट सो। खत्म हो जाएगा क्या बनेगा? बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास एक दफा लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो फिर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। मतलब जब भी मेरे पास दो रिएक्टेंट का सीन आएगा या लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन आएगा, तो मैंने हमेशा आंसर किस तरीके से निकालना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट को सामने रखते हुए। मुझे लिमिटिंग रिएक्टेंट के ही रेशियो को देखना पड़ेगा, और लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से ही मैं बेसिकली हमेशा अपने आंसर को कैलकुलेट करूंगा। ओके जी, आगे चलते हैं जल्दी से।
बाकी देखिए हमारे पास दो छोटे से और कॉन्सेप्ट आते हैं, एक परसेंटेज यील्ड का आता है, एक परसेंटेज प्योरिटी का आता है। परसेंटेज यील्ड बेसिकली क्या होता है, आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं ना तो देखिए इस पे दो वर्ड्स है, एक एक्चुअल यील्ड, एक थियोरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड का मतलब कितना मास प्रोड्यूस हुआ या कितना सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, और थियोरेटिकल यील्ड क्या होता है, कितना होना चाहिए था। जब मैं एक कैलकुलेशन करूंगा या एक्सपेरिमेंट को प्लान करूंगा तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कि अच्छा अगर मुझे 180 ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करना है तो मुझे इसके लिए इतना ग्राम्स ऑफ सोडियम या इतना ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन या इतना ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा। तो मैं जो कैलकुलेशन से मैथ्स निकालूंगा वो मेरा थियोरेटिकल यील्ड होगा। ठीक है। बट अगर हम रियलिटी की बात करते हैं तो रियलिटी में समटाइम्स आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ये हमेशा थोड़ा सा लॉस ऑफ मास हो गया। तो एक्चुअल यील्ड के अंदर ना रियलिटी बेस्ड इश्यूज भी होते हैं। तो अगेन वो आपके पास हमेशा कम क्वांटिटी में होगा। मैं ये बोलूंगा कि देखिए एक्चुअल यील्ड रियलिटी वाला मास होगा और ये हमेशा लेस होता है। थ्योरेटिकल यील्ड जो है ना हमेशा थ्रू कैलकुलेशन हम निकालेंगे, बिकॉज ये कैलकुलेटेड मास है, ये एस्टिमेटेड कि इतना प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है। ये कैलकुलेटेड मास होगा और ये हमेशा ज्यादा हो। उसके बहुत सारे क्वेश्चन है नीचे उसकी। अभी हम इंशाल्लाह भरपूर लिमिटिंग एक्टिंग के मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन जाने हैं। बिकॉज आपका जो जो हमारे अगर हम उसकी बात करते हैं ना, लेट्स से अगर मैं ओ लेवल मोड्स की बात करूं तो उसमें एग्जामिनर जो है ना उसका जो रुझान है कह लें वो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन पे है। ए लेवल्स के अंदर एग्जामिनर आपको लगेगा हर जगह या तो कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है या तो सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, और उसके बाद अगर कहीं जगह बचेगी तो लिमिटिंग एक्टिंग के क्वेश्चन है। इक्का दुक्का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आ जाता है। बट आपको सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत मिलेंगे। और अगेन पेपर 3 के जो टाइटेशन वाले क्वेश्चन है वो भी आएंगे। बिल्कुल ना, बिकॉज एक दफा लिमिटिंग रिएक्शन खत्म तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तो मैं विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएक्शन चीजों को कंपेयर करूंगा। ठीक है जी। आगे चले। तो अगेन परसेंटेज यील्ड बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल यील्ड टाइम्स 100। ये लेस होता है, ये मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी में होता है। इस तरह परसेंटेज प्योरिटी का भी बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है। होता क्या है हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत सारे तो नहीं, बहुत कम क्वेश्चन हम गोना से कि ए लेवल्स में ऐसे होते हैं कि जिसमें ना परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है कि देखें, एक होता है आपके पास टोटल मास। टोटल मास के अंदर इम्प्योर मास भी होगा, प्योर मास भी होगा, लेकिन रिएक्ट कौन सा मास करेगा, सिर्फ प्योर मास करेगा। तो मेरे पास आउट ऑफ द टोटल मास सिर्फ प्योर मास रिएक्ट करता है। तो अगेन अगर मुझे कोई एक्सपेरिमेंट प्लान करना होगा तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कितना मास प्योर है, ताकि वो उतना मास आगे रिएक्ट कर रहा है और मैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा। सो परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है, प्योर मास अपॉन टोटल मास टाइम्स 100। मुझे पता चलता है कि ये जो सब्सटेंस है ये इतना परसेंट प्योर है। 50% प्योर है मतलब 50% मास इम्प्योर है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, जो प्योर है वो सिर्फ रिएक्ट करेगा। तो एक तो ये चंक होगा हमारे पास। ठीक है। बाकी अगेन ये जो तीन मेजर आपको और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन नजर आएंगे कि एक सॉल्यूशन मेकिंग का क्वेश्चन बहुत आता है, और इसका जो 2024 के पेपर वाला क्वेश्चन है वो मैंने नीचे अभी रखा है, अभी उसको करेंगे करेंगे लाजमी। वो मतलब बहुत तबाही क्वेश्चन है जो सॉल्यूशन मेकिंग है ना, मतलब अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया ना तो इंशाल्लाह आप लोगों से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। और टाइट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। टाइट्रेशन तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चैप्टर पढ़ लिया, कुछ लोगों ने पढ़ा है मेरे साथ, वो वाला इक्विलिब्रिया वाला ना, जिसपे हमने टाइटेशन कर्व्स को थोड़ा सा देखा है। तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा थोड़े बहुत जो है, तो आप लोगों को टाइटेशन का इतना खास अंदाजा नहीं होगा। बाकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी एक पार्ट होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, ये ओ लेवल सॉल्ट में हम पढ़ के आते हैं। जैसे अभी हमने ये देखा था ना, इसका मैथ्स निकाला था ना ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 10H2 है ना, ये बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगा। ये जो 10H2 होगा, सर इज द ओ लेवल सेम। देखो थियोरेटिकली अगर मैं बात करूँ ना तो ए लेवल्स के अंदर कोई नए टाइप के आपके पास कोई नया फॉर्मूला नहीं आ रहा। बट अगेन आपके पास जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी है और क्वेश्चंस की जो सेंस है पूरी वो काफी चेंज है। ओ लेवल के क्वेश्चंस काफी, ओ लेवल मोड्स के क्वेश्चन काफी सिंपल है। ए लेवल्स के क्वेश्चन जो है जो सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको बोलेंगे ए को रिएक्ट किया बी के साथ, बी बना, बी को आगे रिएक्ट कर रहा हूँ सी के साथ, सी से डी बना है, डी का मैच दे देंगे, डी से सी पे जाओ, सी से बी पे जाओ, बी से ए पे जाओ। तो ये आपके पास पूरा ए लेवल है जो सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो इंशाल्लाह अभी हम देखेंगे। बाकी देखें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली ये जो मेरे पास जो भी सॉल्ट के साथ ना वाटर के पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं ना उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी वजह से आपके पास सॉल्ट जो है ना एक क्रिस्टल फॉर्म में आ जाती है। ठीक है। बाकी अगर आप, जी 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 बेटा, हाँ ठीक है, मतलब ओ लेवल्स की जो पीडीएफ है अगर आपको चाहिए मैं शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं, उसको देख लीजिएगा।
ठीक है। अच्छा जी, तो ये सारे क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे सारे मेरे साथ। प्लीज सबके पास कैलकुलेटर हो, पेपर पेन हो, मतलब पेपर पेन क्या, पेपर नहीं हो, हैंड आउट हो आप लोग के पास, ऑनलाइन वाले बच्चों के पास पेपर पेंसिल हो, और इन क्वेश्चंस को मेरे साथ करेंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन पे आते हैं देर सिंह। अब हम क्या करेंगे, अच्छा देखें, मैंने जैसे बताया, एक छोटी सी बात मैं ऐड करूं, जो ओ लेवल्स की हमने ली थी ना क्लास, उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस को ना कैरेक्टराइज किया हुआ था, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन की हेडिंग के नीचे उसके क्वेश्चंस, परसेंटेज परसेंटेज प्योरिटी की हेडिंग के नीचे उसके क्वेश्चंस। और ये काम मैं आप लोग की पीडीएफ के साथ भी कर सकता था, मुझे 5 मिनट और लगते, लेकिन मैंने खुद नहीं करा। मैं ये चाहता हूँ कि हम क्वेश्चंस को पढ़ें, देखें इसमें क्या डेटा गिवन है, मुझे क्या निकालना है, और फिर मैं उसके हिसाब से डिसाइड करूं कि मुझे क्या वर्किंग करनी है। ठीक है जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देयर सेइंग निकल मेक्स अप 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ द कॉइन। एक मेरे पास कॉइन है, ठीक है, उसका जो 20% है ना, वो बेसिकली क्या है, निकल है। द कॉइन हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम्स। हाउ मेनी निकल आइटम्स आर इन द कॉइन, मतलब मेरे पास जो है निकल, एक कॉइन के अंदर निकल के कितने आइटम्स है। तो बेसिकली वो जो ये पूरा जो कॉइन है, इसका मास कितना है, 10 ग्राम्स है, और इसका 20% जो है ना बेसिकली वो निकल है, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 20% ऑफ 10 निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, हाँ 2 आ जाएगा, 2 ग्राम्स, राइट। तो मेरे पास एक कॉइन के अंदर, वन कॉइन के अंदर 2 ग्राम्स ऑफ निकल है, राइट। वो मुझसे बोल रहे हैं कि हाउ मेनी एटम्स आर इन द कॉइन, मतलब कि निकल के कितने एटम्स है। अब मुझे पता है मेरे पास मास ऑफ निकल है, राइट। क्या मैं इसकी मोल्स निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला होगा मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन, मास कितना है, 2 ग्राम्स है, और ए आर निकल का क्या होता है, किस, 58.64, सिक्स, सिक्स कर लेते हैं, सिक्स सिक्स कर लेते हैं, 58.6, इनको डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड बाय 56, 2 56.6, हमारा आंसर आ रहा है 0.035। ये मेरे पास आ गए मोल्स ऑफ निकल, मतलब कि एक कॉइन के अंदर कितने मोल्स ऑफ निकल है, 0.03535 जो भी है। अब मेरे पास मोल्स आ गए हैं, मैं नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालूंगा, बिल्कुल उससे मल्टीप्लाई करके। हम सर ऊपर आते हैं जल्दी से। हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला सर पढ़ा था, विच वॉज नंबर ऑफ एटम्स आइंस और मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, राइट। तो मेरे पास मोल्स थे, मैं उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। क्या बात है, नंबर ऑफ एटम्स। ये लोग कह रहे हैं सर सांस तो लेने दें, यार ये थोड़ा हल्का हो गया, इसका वो कर दो नीचे, अयान अगर थोड़ा सा, चलो रहने दो। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगाड्रोस। अच्छा एवोगाड्रोस कांस्टेंट को ना Na से करके भी लिखते हैं। तो मोल्स मेरे पास कितने, 0.035 है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.02 टाइम्स 10 पावर 23 से। तो क्या आंसर आ रहा था, 2.125 इंटू 10 पावर 22। ठीक है जी, कोई इतना मसला नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ ना, हमारा पार्ट कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, हाँ बस सही है, कोई इतनी टेंशन नहीं है। ठीक है जी, क्या, हाँ ये बेसिकली 58.7, ये 50, क्या निकल का ए आर, निकल का ए आर 56.6, मेरा प्योर टेबल नहीं है, मुझे किसी ने बताया आप मेरे को। निकल का ए आर की बात करो, किसकी बात करो, अरे तो देखो क्या लिखा हुआ इसमें, तो 58.7, मैंने पता नहीं शायद ओ लेवल्स का ना डाल दिया प्योर टेबल। हाँ जो मेरा टेस्ट ना, हाँ उसी की बात करो, कोई प्योर टेबल खोल ले डेटा बुकलेट में से, ठीक है। भारत इसका तो पार्ट ए आंसर होगा, सेम वर्किंग होगी। आगे चलते हैं जल्दी से, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देयर सेइंग हाउ मेनी मोल्स, 58 है, हाँ भाई, जो है ना 58 ही बता रहे हैं, लेकिन चलो खैर है अभी। एनीवेज आगे चलते हैं। देयर सेइंग हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन आर फॉर्म्ड व्हेन 0.9 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद एक्सेस आयरन टू ऑक्साइड। वो मुझसे क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन, मतलब कि यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, मोल्स ऑफ आयरन, ठीक है, आर फॉर्म्ड व्हेन 0.9 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मुझे मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है विच इज 0.9 मोल्स, रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ आयरन ऑक्साइड।
ठीक है जी, कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे पास ना, अगर हम देखें तो इस केस में ना सबसे पहले मैंने देखना होता है कि कंसर्न स्पीशीज कौन से हैं। मेरे पास ना कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल्स गिवन है और मुझे आयरन के मोल्स पूछ रहे हैं, राइट? ऐसा ही है। तो मैं क्या बोलूंगा कि देखिए सर, कंसर्न स्पीशीज कार्बन मोनोऑक्साइड है और आयरन है, राइट? ठीक है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन है। अब मुझे बताएं, ये जो 3 और ये 2 है, ये क्या है? ये स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स है, मतलब ये इक्वेशन मोल्स है। और ये जो मोल्स है, ये समझो एग्जाम में खड़ा हुआ था, उसने मुझे बोला भाई मैंने ना 0.9 मोल्स लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, मुझे बताओ मैं कितना प्रोड्यूस करूंगा आयरन। तो मैंने बोला ठीक है जी, इक्वेशन मुझे क्या कह रही है कि अगर हम 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, आई एम गोना फॉर्म 2 मोल्स ऑफ आयरन। तो अगर मैं 0.9 मोल्स दूंगा तो कितने हो जाएंगे? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 आ जाएगा। ऐसा ही है, सबका ये आ रहा है। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। दे आर सेइंग मोस्ट मॉडर्न कार्स आर फिटेड विद एयर बैग्स। These work by decomposing sodium azide to liberate nitrogen gas, which inflates in the bag. ये मेरे पास पूरा केस है। They're saying a typical driver's airbag contains 50 grams of sodium azide. मतलब कि एक जो मेरे पास एयर बैग है, उसके अंदर 50 ग्राम्स है ऑफ सोडियम एजाइड। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दिस विल प्रोड्यूस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आपके पास देखें, इसके आपके जो है ना वो गिवन है, मैथ गिवन है आपके पास, राइट? 50 ग्राम्स। क्या मैं इसके मोल्स निकाल सकता हूँ? क्या इसके मोल्स आ जाएंगे तो फिर मैं नाइट्रोजन के मोल्स निकाल लूंगा मोलर टू मोलर रेशियो से? ये सबसे हो जाएगा? क्या करा दूं? सबसे हो जाएगा, क्या बात है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ओवर 24 डेसीमीटर क्यूब करेंगे बिल्कुल। नहीं नहीं, मुझे मालूम नहीं, क्या पता सी हो, बिल्कुल ऐसे करें। सी है, चलो अच्छी बात है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है, चलो इसको भी देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये 50 ग्राम से, इसकी मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एमआर। अब ये जो कह रही है, मेरे पास मास कितना है? 50 ग्राम्स है। और मैं अगर एमआर की बात करता हूँ तो सोडियम 23 प्लस 3 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो 3 टाइम्स 14। अब यहाँ पे ना अक्सर बच्चे इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि ये जो 2 है, ये क्या है? ये स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स है ना? ये मुझे बताओ, क्या ये मोल्स नहीं है? यस और नो। और आप इस फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं? मोल्स ही तो निकाल रहे हैं। तो आपने इसको बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करना। मैंने ऊपर कहाँ किया बताओ? अच्छा नहीं, वो तो मैंने पूरे का एमआर निकाला उस, अल्लाह अकबर। इधर इधर, ये देखो ये देखो, इसकी बात कर रहे हो ना? ये तो मेरे पास बेसिकली जो सोडियम कार्बोनेट है ना, उसके अंदर 10 मोल्स ऑफ वाटर इम्पीड हुए हैं। अगर आप सोडियम कार्बोनेट को पाउडर, अगर आप वैसे, मैं सोडियम कार्बोनेट को लूंगा ना एनहाइड्रस फॉर्म में, सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस फॉर्म में। एनहाइड्रस का मतलब नो वाटर, अनहाइड्रेटेड। तो ये सादा ऐसे होगा। लेकिन मैं अगर इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में लूंगा ना, तो आपको ये ऐसे नजर आएगा। और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या होगा? बेसिकली ये क्रिस्टल्स होंगे, यहाँ ये होगा पाउडर, यहाँ होगा ये क्रिस्टल। तो ये जो क्रिस्टल्स बनते हैं ना, तो इस क्रिस्टल्स बनने के प्रोसेस में 10 मोल्स ऑफ वाटर इसके साथ इम्पीड हो जाए, तो ये तो मेरे बेसिकली कंपाउंड का हिस्सा ही होगा। तो यहाँ 10 लेना पड़ेगा। लेकिन कभी भी अगर यहाँ कुछ लिखा होगा ना बिल्कुल स्टार्ट में, वो मैं कभी भी नहीं मेंशन कर। ठीक है जी, आगे चले आगे चले। चलो चलो, ठीक है समझ लिया। हाँ हाँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है, डालेंगे बिल्कुल, अपलोड करेंगे, कोई नहीं मसला। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 28.5 आ रहा है, इसका पार्ट सी ही आंसर होगा मोस्ट प्रॉब्ली। पार्ट सी, किसी ने कहा इसका क्या आंसर आ रहा है? एग्जैक्टली 20 से पार्ट सी आ रहा है, 27.7, 27.69 आ रहा है। अरे इसको कोई मुश्किल नहीं है मेरे पास। 23 प्लस 3 टाइम्स 14 करेंगे, कितने मोल्स आ रहे हैं? मोल्स बताओ, मोल्स। या आगे चलते हैं, कोई कैलकुलेशन एरर होगा क्योंकि नीचे बहुत दुनिया है माशाल्लाह। 7 17 तो हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, मुझे आप दिखा दीजिएगा वर्किंग, मैं देख लेता हूँ। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। ये कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 0.4 मोल्स ऑफ सोडियम रिएक्ट विद एक्सेस वाटर। ये भी बहुत आसान है। हाँ, ये भी मेरे बेसिकली उस तरीके से होगा, तो ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके पास सोडियम के मोल्स कितने? 0.4 है, और आपको जो है ना वाटर के मोल्स निकालने हैं। हाँ,
ठीक है, तो ये भी आसान पार्ट है, हो जाएगा। जल्दी से आगे चलते हैं, इस पे आते हैं। ये भी हाउ मेनी मोल्स ऑफ देयर, ये भी मोल्स वाला क्वेश्चन है, आसान है। ठीक है जी, इस पे आते हैं। ये जो है ना, एक ऐसे ही मुनासिब सा छोटा सा क्वेश्चन, जैसे टेबल 6.2 शोज द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन जेड। मेरे पास कोई कंपाउंड है जेड, वो कह रहे हैं यूज द डेटा इन टेबल 6.1 टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ जेड इज दिस। एम्पिरिकल फार्मूला का ये आसान क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले ना, ये जो टोटल परसेंटेज होती है, इसको ऐड करके देखते हैं कि ये 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये 100 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कुछ और भी है, तो उसमें कुछ और सेटिंग होती है। जल्दी से इसको कर लेते हैं। 41.38 प्लस 3.45 प्लस 55.17, 100 आ रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से आते हैं। मेरे पास एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का मेरे पास जो इन्होंने जो, अच्छा देखें, इसमें ना आप लोग जो रॉस बनाएंगे, पहला होगा परसेंटेज मास का, परसेंटेज मास का। तो कार्बन कितना परसेंट है? 41.38 है। हाइड्रोजन कितना है? 3.445 है। और ऑक्सीजन कितना है? 55.17 है। फिर यहाँ पे मैं इनके ए आर्स को मेंशन करूंगा, इनके एटॉमिक मैसेज को। जी जी जी। नहीं नहीं नहीं, वो 16 लेंगे, 16 लेंगे, 16। इनके ए आर्स पे लेंगे। ये 12 है, ये 1 है, ये 16 है। और मैं अगर इनके उस पर आऊंगा, मुझे ना अब यहाँ पे जो होता है ना, ये सिंपलेस्ट रेशियो वाला होता है, या सिंपलेस्ट रेशियो भी नहीं, पहले वाले को हम मोल्स कहते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, इनके मास जो मेरे पास है, ये जो परसेंटेज है मास है, विच इज 41.38, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 12 से। 3.45 को डिवाइड कर दूंगा 1 से। एंड 55.167 को डिवाइड कर दूंगा 16 से। तो पहले वाले का आएगा 3.448, दूसरे वाले का 3.45 आएगा, उसका भी 3.448 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो छोटा वाला टर्म है, मैं बेसिकली सबको सेम से ही डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास सबका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो बना जाएगा। ठीक है जी, सबका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा बना जाएगा। तो ये C1H1O1, तो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CHO हो जाएगा। देखें देखें, यहाँ पे मैंने इनके परसेंटेज ऑफ मास को रखा, फिर मैंने इनके एआर्स को रखा। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन, तो ये मेरे परसेंटेज ऑफ मास से मैंने इनको रख के एआर से डिवाइड करा दिया। ये सिंपलेस्ट रेशियो, ये मेरे पास रेशियो, ये मेरे पास बेसिकली मोल रेशियोज आ गए, राइट। इतने इतने आ रहे हैं। अब इस स्टेज में पता है हम क्या कहते हैं? इस स्टेप में हम क्या कहते हैं, इन सब में से जो सबसे छोटी वाली वैल्यू उसको डिवाइड करें। आप जो है ना, इसमें इसको ना सबसे डिवाइड करें, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर आएगा, तो ये CHO हो जाएगा। ठीक है जी, सबको क्लियर है? सर मुश्किल सवाल करा दें, ओके ओके ओके। आ रहे बेटा, सब पे आ रहे हैं। ओके जी। नाउ दे सेइंग कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन सल्फर एंड फ्लोरीन। मुझे बेसिकली सल्फर एंड फ्लोरीन का एक रिएक्शन को देख रहे हैं। दे सेइंग 10 ग्राम्स ऑफ सल्फर रिएक्ट विद 10 ग्राम्स ऑफ फ्लोरीन। मेरे पास 10 ग्राम्स ऑफ सल्फर है, मैं उसको रिएक्ट करा रहा हूँ 10 ग्राम्स ऑफ फ्लोरीन के साथ। विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट? इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? अच्छा देखिए, इसका तरीके क्या होता है कि सबसे पहले ना, एक एक जो है ना पूरा डिटेल से कर लेते हैं, फिर बाकी जो है ना हम इस तरह जल्दी से जज भी कर लेंगे। मैं पहले ऐसा करता हूँ, मेरे पास दोनों के मास है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, दोनों के मोल्स निकाल लेता हूँ। दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन ए आर। मास कितना है? 10 ग्राम्स है। ए आर कितना है हमारे पास? सल्फर का ए आर होता है 32, राइट। एंड फ्लोरीन की अगर बात करें तो मोल्स इक्वल्स टू मास है 10। और अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का ए आर क्या होता है? 19 होता है, बट मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 19 होता है ना? फ्लोरीन का जो ए आर होता है वो 19 होता है, बट इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, अब यहाँ एक कंफ्यूजन होती है। देखो भाई, ये मोल्स है, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बट इससे तो मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 19 टाइम्स 2 करेंगे, वो क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा, राइट। तो ये 10/38 कर लेंगे। दोनों की क्या वैल्यू आ रही है भाई? 0.3125, और दूसरे वाले की 0.263। ठीक है जी। अब जरा ना यहाँ पे इसको, जो लिमिटिंग रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका है ना, उसको देख लेते हैं। आप ऐसे बोलेंगे कि देखें सर, सल्फर और फ्लोरीन, इन इन दोनों को कंसिडर करते हैं, इनका मोल टू मोल रेशो, मतलब जो स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स है वो 1:3 का है।
अब ना इन दोनों में से किसी भी एक मास को हम अज्यूम करते हैं हमारे पास है, और एक मास को अज्यूम करते हैं नहीं। तो ऐसा करते हैं, जो सल्फर का मास है ना उसको अज्यूम करते हैं वो मेरे पास है, तो मैं सल्फर के मास को अज्यूम कर रहा हूँ 0.3125, और फ्लोरीन के मास को मैं लेता हूँ एक्स। ठीक है जी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 टाइम्स हो जाएगा 0.9375। अब इसको रीड करना सीखते हैं। हम ऐसे बोलेंगे कि अगर आप 1 बेसिकली मोल्स ऑफ सल्फर को रिएक्ट करेंगे तो यू वुड रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ फ्लोरीन। सो इफ यू वी विल रिएक्ट 0.3125 मोल्स ऑफ सल्फर, वी वुड रिक्वायर 0.9375 मोल्स ऑफ फ्लोरीन। तो मैं क्या बोलूंगा कि देखिए सर, फ्लोरीन के मेरे पास जो रिक्वायर्ड मोल्स हैं वो कितने हैं, 0.9375, और रियलिटी में मेरे पास फ्लोरीन के कितने मोल्स हैं जो मैंने यहाँ पे निकाले थे, 0.261। तो मैं क्या बोलूंगा, देखिए सर, जो रियलिटी के मोल्स हैं ऑफ फ्लोरीन वो कितने हैं, 0.263। अब आप मुझे बताएं, रिक्वायरमेंट मेरे पास 0.937 की है, रियलिटी में मेरे पास कितने हैं, 0.6263, राइट। तो क्या ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है या एक्सेस रिएक्टेंट है? क्यों? क्योंकि देखिए सर, रिक्वायरमेंट 0.9 की है और है मेरे पास कितने, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मुझे जरूरत कितने की है, 0.9 की है, और मुझे चाहिए कितने, मेरे पास है कितने, बेसिकली 0.2 है। तो मैं क्या बोलूंगा कि देखिए सर, ये तो नॉट पॉसिबल वाला केस है, बिकॉज रियलिटी में 0.2 है और मेरे पास रिक्वायरमेंट मुझे 0.9 की। तो मैं बोल दूंगा कि F2 मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। कोई टेंशन की परेशानी, तो हम यहाँ बोल देंगे कि मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है जी, फ्लोरीन है, F2। Now they're saying what mass of sulfur fluoride is formed। हमें सल्फर फ्लोराइड का मास निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने हमेशा विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन देखना है। अच्छा देखें, विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएक्शन देखना है। यहाँ पे जो कंफ्यूजन होती है वो ये बच्चे कहते हैं कि सर दोनों का मास है, दोनों के मोल्स है, किसको इस्तेमाल करेंगे? हम हमेशा लिमिटिंग रिएक्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे कंसर्न स्पीशीज कौन से हैं, ये दोनों हैं, एक ये रहा और दूसरा मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट, राइट। तो मैं ऐसा करता हूँ, बेसिकली फ्लोरीन एंड SF6 को रिप्लेस कर देता हूँ। इनका रेशियो 3:1 का है। फ्लोरीन के रियलिटी के मोल्स मेरे पास कितने हैं, 0.623 है, 0.263। इसको मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे, 0.087 आ जाएंगे। ये मेरे पास मोल्स ऑफ सल्फर फ्लोराइड आ रहे हैं। अब हमारे पास मोल्स आ गए, इसका मास निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एमआर। मास कितना है, मुझे बेसिकली मास निकालना है, तो मास इक्वल्स टू मोल्स इंटू एमआर हो जाएगा। 0. इसको मैं मास इक्वल्स टू मोल्स इंटू एमआर हो जाएगा। मोल्स कितने हैं, 0.087 टाइम्स एमआर हो जाएगा SF6 का। सल्फर होता है 32, 6 टाइम्स 19। आंसर बता रहे हैं, 146.06। और बिकॉज मुझे मैथ्स तो निकालना है ना। मुझे किसका मैथ्स गिवन है बताया, वो किसका मैथ्स है बताया, वो किसका मैथ्स है, 10 ग्राम्स। और मुझे निकालना किसका मैथ्स है, हम इसको बेसिकली, अगर मैं मैथ्स टू मैथ्स सेशन लूंगा ना, तो मुझे इनके स्टोचियोमेट्रिक मैथ्स भी निकालने पड़ेंगे, तो उसमें भी इतनी ही वर्किंग होगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर मैं इन दोनों का मैथ्स को निकालूं, और मैं मैथ्स टू मैथ्स सेशन भी कर सकता हूँ, लेकिन मगर मसला सारा ये हुआ कि मुझे इनके स्टोचियोमेट्रिक मैथ्स को भी निकालना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी मोल्स निकाले हुए, तो मैं थोड़ी ख्वारी कम कर रहा हूँ। अगर आप जो ना स्टोचियोमेट्रिक मैथ्स निकाल के करेंगे तो भी काम हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बताएं। 12.08 ग्राम, 12.8 लगा लो, चलो खैर है, कोई नहीं। 12.8 ग्राम्स। नीचे आते हैं, they're saying what mass of reactant is in excess is left at the end। मेरे पास कितना mass of reactant बच जाएगा एंड में। अब आप मुझे बताएं, मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट फ्लोरीन था, राइट, है ना। फ्लोरीन के मेरे पास कितने मोल्स थे, 0.263, राइट। तो मैं ऐसा करता हूँ, वैसे इसको कैसे करेंगे, तो खुद से ट्राई करेगा। रुके 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 रुके, ये कैसे करेंगे बताएं। What mass of reactant is in excess is left at the end। कैसे निकालेंगे, देखिए मेरी बात सुने। हम बोलेंगे सर, सल्फर और फ्लोरीन की अगर बात करते हैं ना, इनका 1:3 का रेशो है। मेरे पास इसके 0.263 मोल्स थे, राइट। तो इसके कितने मोल्स चाहिए होंगे, इसको जरा करें, x इक्वल्स टू
3 डिवाइड बाय 0.263। तो मेरे पास जो है ना बेसिकली आंसर आ रहा है, एक सेकेंड, 0.263 डिवाइड बाय 3, 0.087। मेरे पास ना मुझे फ्लो सल्फर के इतने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, मेरे पास असल में कितने हैं मोल सल्फर के? 0.3125 है। ये मेरे पास रिक्वायर्ड मोल्स है, ठीक है। रियलिटी में मेरे पास 0.3125 है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास रियलिटी वाले मोल्स है इतने मेरे पास पड़े हुए हैं, जरूरत मुझे इतने की थी, ठीक है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3125 माइनस 0.0255। ये मेरे पास बेसिकली मोल्स ऑफ सल्फर लेफ्ट होंगे। अब आप इनके थ्रू इनका मास निकाल सकते हैं। मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन ए आर। मोल्स कितने हैं? 0.2255। मास मुझे निकालना है। ए आर मेरे पास कितना है? 32। 32 टाइम्स 0. तो मेरे पास मास बेसिकली आ रहा है 7.216। मैंने ए आर 32 लिया है, ठीक है। तो इतना, हाँ 32 कितना है बता? 32.6, एक सिक्स लगा लेते हैं, चलो। 32.6 लेंगे तो हमारे पास कितना मास बच जाएगा? 7.3513, राइट। इतना मास मेरे पास विल बी लेफ्ट। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? कोई टेंशन की परेशान? अच्छा, नजर नहीं आ रहा? अब देखें, इतना मास ऑफ सल्फर विल बी लेफ्ट, ठीक है जी। Can you explain the second why I will not consider fluoride? बिकॉज देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, देखिए आप अलीना, आप ये कह रही हैं कि हम सर सल्फर को क्यों कंसिडर करें, बिकॉज उन्होंने क्या बोला, व्हाट मास ऑफ रिएक्टेंट इज एक्सिस्ट इज लेफ्ट एट द एंड। मेरे पास रिएक्टेंट की बात कीजिए, सल्फर फ्लोराइड जो है ना वो तो मेरे पास प्रोडक्ट है, तो मैं उसको कंसिडर करूंगा नहीं। रिएक्टेंट तो मेरे पास सल्फर है, राइट। रिएक्टेंट मेरे पास सल्फर है, ये रहा। ये सल्फर, ये मेरा रिएक्टेंट है, तो क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट की बात की हुई है तो मैं इसलिए रिएक्टेंट को कंसिडर करूंगा। ठीक है जी, सबको आगे चलने क्लियर है? बेटा यू गॉट इट? बाकी सबको भी क्लियर है? बोथ रिएक्टेंट रेशियोज मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट। ओके जी, चलें आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी। दे आर सेइंग कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। 10 grams of magnesium is reacted with 5 grams of nitrogen. What is the limiting reactant? ये कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना, ये कर लेंगे होपफुली। नीचे आते हैं। Hydrogen reacts with chlorine according to this equation. What is the total volume of gas present in the container at the end of the reaction if 100 centimeter cube of hydrogen is reacted with 200 centimeter cube of chlorine? ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला है, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर आपने ना ये निकाला है ना मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट द एंड, तो इसके अंदर भी आपको जो है ना बेसिकली ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, इसके अंदर बेसिकली आपको जो रिएक्टेंट बचा है वो और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उन दोनों का, बिकॉज देखिए वो क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर। तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर होगा ना वो बेसिकली क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस लेफ्ट, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट। एंड में अगर टाइम बचा ना तो मैं इसको लाजमी कराऊंगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ना आपको रिएक्टेंट देखें, अभी आपके पास ना लेट से, या इसको जल्दी से सेकंड लगा के कर भी सकते हैं, ये इजी है वैसे। आगे चलते हैं, सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये परसेंटेज यील्ड का एक बेसिक क्वेश्चन है, इसको देख लें। They're saying calculate the percentage yield in each of the following questions when 2.50 grams of sulfur dioxide is heated with excess oxygen, 2.50 grams of sulfur trioxide is obtained। अगर मैं इतना सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट करूंगा तो इतना मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। आपको बेसिकली परसेंटेज यील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब देखिए मेरी बात सुने, इस क्वेश्चन को मैं समझूंगा कि एग्जाम में खड़ा होकर मुझे बता रहा है कि जब मैंने 2.50 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को हीट किया था विद एक्सेस ऑक्सीजन, 2.50 ग्राम्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड मुझे मिला। तो मैं कहता हूं कि देखें, सबसे पहले ना यहाँ पे आते हैं, चलो इस पे आते हैं।
जो सल्फर अच्छा देखिए, इसको करने के दो तरीके, या तो मैं मोल टू मोल रेशो से आइडेंटिफाई कर लूं, या तो मैं ऐसा करूं मैस टू मैस रेशो से। मैं मैस रेशो से करूंगा आइडेंटिफाई, वो में थोड़ा आसान भी है, जल्दी से अच्छा हो जाएगा। मैं इन दोनों के स्टोइचोमेट्रिक मैसेज निकालूंगा। मेरे कंसर्न स्पीशीज कौन से हैं? एक सल्फर डाइऑक्साइड है, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड है। मैं दोनों के स्टोइचोमेट्रिक मैसेज निकालूंगा। वो कैसे निकलेंगे सर? मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन ए आर होता है या एम आर होता है, एंड मास इक्वल्स टू मोल्स इंटू एम आर होता है। मोल्स कितने हैं मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड के? यहाँ देखें, 2 मोल्स है, राइट? बिकॉज मैं स्टोइचोमेट्रिक मास निकालूं तो मैं यहाँ 2 ले लूंगा। और एम आर की अगर बात करूं तो सल्फर 32.6 है और ऑक्सीजन 2 टाइम्स 16 है। सो 32.6 प्लस 2 टाइम्स 16 प्लस 2 है, क्या आ रहा है? एक सेकेंड, 32.6 प्लस 2 टाइम्स 16, और उसको जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो मेरे पास तो 129 आ रहा है। मोल्स इक्वल टू मास अपन टू एम आर है ना। मेरे पास सल्फर का एम आर कितना था? 32.6। ये ले 32.6 प्लस 2 टाइम्स 16 करें तो क्या आ रहा है? 64.6 आ रहा है। ये मेरे पास इसका एम आर हो गया। मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मोल से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 129.2। इसका जो मास आएगा वो 129.2 आएगा। ठीक, आपके पास इसके जो है ना, ये देखो देखो देखो, मैं यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक मास निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है? मुझे बताओ, बेसिकली मोल्स इक्वल टू मास अपन एम आर होता है, मास इक्वल टू मोल्स इनटू एम आर होता है। मोल्स कितने सल्फर डाइऑक्साइड के? तो मैं यहाँ 2 लिख दूं। और एम आर कैसे निकालेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का? सल्फर बेसिकली होता है 32.6 प्लस 2 टाइम्स 16 होगा ना ऑक्सीजन का। तो क्या आंसर आ जाएगा? 129.2। ठीक है, ये मेरे पास इसका आ गया। और अगर मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करता हूँ तो अगेन सेम केस होगा, मास इक्वल्स टू मोल्स इनटू एम आर। मोल्स कितने हैं? 2। एम आर कितना है? 32.6 प्लस 3 टाइम्स 16, 161.2। ठीक है, ये दोनों मेरे पास बेसिकली मास आ रहे हैं। तो अब मैं क्या बोलूंगा, देखिएगा जरा। जी जी जी, मैं अभी स्टोइचोमेट्रिक मास निकाल रहा हूँ, तो मैं बेसिकली इक्वेशन मोल्स ले रहा हूँ। अब देखिए मेरी बात सुने, हमें इक्वेशन से क्या बात पता चल रही है? मैं इक्वेशन से अगर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड की देखूं तो इक्वेशन मुझे ये बता रही है कि सल्फर डाइऑक्साइड के बेसिकली अगर आप 129.2 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की 161.2 ग्राम्स जो ना, बेसिकली मोल्स नहीं, मैं बैठ ये मैं मास रेशो की बात कर रहा हूँ। रुको रुको, यहाँ लिख भी देता हूँ। ये मास रेशो का सीन हो रहा है। इक्वेशन रेशो से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर आप 129.2 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे सो यू विल प्रोड्यूस 161.2 ग्राम्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऐसा ही है, कोई टेंशन की परेशानी। अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड के असल में कितने मोल्स है? 2.5250 मोल्स कह रहा हूँ। असल में मास कितना है? 2.50। तो मैं यहाँ पे 2.50 रख दूंगा, ये एक्स हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर निकालें। जी जी जी, देखो मैं बिल्कुल बेटा, ये जो आप कह रही है ना कि मैथ्स गिवन है, हम उस पर आ रहे हैं बिल्कुल। क्या आंसर आ रहा है? बताएं 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 बताएं, चलिए। 3.1 आ रहा है। 2.50 टाइम्स 161.2, 129.2, 3.1 वाला। अगर हम 2.50 ग्राम से सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है, 2 टाइम्स आ गया। 3.11 कैसे आ रहा है यार? ये तो चलो 3.119 लगा लो। इसके मोल्स 2 लिए हुए, इसके मोल्स 2 लिए हुए। और ये जो हमारे पास मैथ्स आ रहे हैं, अच्छा हाँ सही तो आ रहा है, अल्लाह अकबर। मुझे बताएं, ये मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड का, ये मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये मैंने क्या निकाला है? ये मैंने बेसिकली मैथ्स निकाला है सल्फर ट्राइऑक्साइड का, राइट? यस और नो? ये बेसिकली किसका मैथ्स है? मैथ्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये कौन सा मैथ्स है? ये थ्योरेटिकल मैथ्स है। क्या ये मैंने कैलकुलेशन के थ्रू निकाला? बिल्कुल निकाला। तो ये थ्योरेटिकल मैथ्स है।
रियलिटी में कितना प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास? 2.50। बेटा आप जो पूछ रही थी ना कि सर हम क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास ना जो SO3 का जो आपके पास ये वाला मास है 2.52, ये रियलिटी में प्रोड्यूस हुआ है। रियलिटी में जो मास प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड कहते हैं। और ये जो मैंने निकाला 3.119, ये बेसिकली मेरे पास क्या है? थ्योरेटिकल मास है, जिसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। मतलब कि इतना हमने कैलकुलेशन की कि प्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन लॉस ऑफ मास या कोई भी एक्सपेरिमेंटल इश्यूज की वजह से इतना मास प्रोड्यूस हुआ। अब परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड को मैं AY कह रहा हूं, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड टाइम्स 100। तो 2.50 डिवाइड बाय 3.119 टाइम्स 100, क्या आंसर आ रहा है? 80.1% लगा। मतलब कि इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी थी? 80.1 थी। ठीक है जी। है वो ज्यादा, वो भी आसान है, लेकिन क्योंकि हाँ मोल से, हाँ अगर आप मोल रेशो से मतलब इसके जो मास है इसको मोल्स में कन्वर्ट करके और उसके मास को मोल्स में कन्वर्ट करके कर ले तो वो काम भी पॉसिबल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, दे आर सेइंग कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2.00 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे आपको बेसिकली मोल्स निकालने हैं ऑफ HCl, वॉल्यूम गिवन है विच इज 50 cm क्यूब, और कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है विच इज 2.0 मोल पर डीएम क्यूब, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास कितनी है? 2 है। वॉल्यूम कितना है? 50 cm क्यूब है। अब जब देखें कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल्स पर डीएम क्यूब है, वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जल्दी से कोई भी निकाले। 0.1 आ जाएगा। ठीक है जी, 0.1 मोल्स। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये वाला भी बिल्कुल वैसे ही है, ये भी हो जाएगा। और जी जी जी, मैंने लिखा है एक्चुअली अपॉन थियोरेटिकली टाइम्स 100। हाँ हाँ, मैंने मैंने बेसिकली इनको स्टोइचियोमेट्रिक मैथ्स के थ्रू करा है, आप मोल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने मोलर मैथ्स के थ्रू तो करा है। हाँ वही मोल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो दूसरा काम होता है ना कि आप इसको MR से डिवाइड करके इसके मोल्स निकालें, इसके मोल्स निकालें, फिर मोल टू मोल रेशो करके करें, तो वो काम भी पॉसिबल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली वो आपसे कह रहे हैं कि देखो आपको जो है ना NaOH का मास गिवन है और NaOH का वॉल्यूम गिवन है, और आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी मोल्स पर डीएम क्यूब में और ग्राम्स पर डीएम क्यूब में। मोल्स पर डीएम क्यूब में निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे MR से, तो ग्राम्स पर डीएम क्यूब में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये काम भी आसान है, हो जाएगा। मैं एक अच्छा सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, पहले जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दे आर सेइंग कंपाउंड एक्स एन एनहाइड्रस ग्रुप टू ब्रोमाइड। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? नो वाटर, राइट, बिल्कुल। एनहाइड्रस का मतलब होता है नो वाटर। कंपाउंड एक्स एन एनहाइड्रस ग्रुप टू ब्रोमाइड। अच्छा, ग्रुप टू ब्रोमाइड कह रहे हैं ना, ग्रुप टू का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? +2 होता है, राइट। ब्रोमीन का चार्ज क्या होगा? -1 होगा, 1 माइनस होगा बेसिकली। तो ये मेरे पास MbR2 हो जाएगा, राइट, यस और नो। जो भी ग्रुप टू का होगा बेसिकली MbR2 हो जाएगा। नाउ दे आर सेइंग इज डिसॉल्व इन वाटर एंड टाइट्रेटेड अगेंस्ट एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। मैंने इसको एक्वस सिल्वर नाइट्रेट के अगेंस्ट टाइट्रेट करा है। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.250 grams of X required 33.65 centimeter cube of this much mole per dm cube of silver nitrate for complete reaction. Identify X। X निकालना है। अब इस पूरे केस को समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास, इसको जरा गौर कीजिएगा, अगर हम इस पे आते हैं तो अल बी लाइक के देखें सर, मेरे पास जो भी मेटल ब्रोमाइड है, बिकॉज ऑफ कोर्स ग्रुप टू ब्रोमाइड है ना, मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूँ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। तो मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा? क्या प्रोड्यूस होगा? अगर लेट्स से मेरे पास मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता प्लस मैं इसको रिएक्ट करता, तो मैं क्या प्रोड्यूस करता? बिल्कुल, हमारे पास जो है मेटल नाइट्रेट प्रोड्यूस होता MnO3 2 प्लस
AgBr प्रोड्यूस होता है, राइट? ऐसा ही है। अब अगर आप इस रिएक्शन, अच्छा देखो MnO3 जो है ना, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। मैं अगर यहाँ पे आऊंगा ना, यहाँ मेरे पास जो मेटल है वो ग्रुप 2 का है, नाइट्रेट NO3 1 माइनस। तो ये मेरे पास हो जाएगा MgNO3, यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस AgBr आ जाएगा। ठीक है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? मेरे पास नाइट्रेट यहाँ पे देखें 2 है, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। जब मैं यहाँ 2 लगाऊंगा तो फिर मुझे, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास Ag भी 2 है, यहाँ ब्रोमीन भी 2 है, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दूंगा। ठीक है जी, कोई टेंशन, कोई परेशानी का मसला? ये इक्वेशन समझ आई सबको? इसको आप ना मैग्नीशियम समझ के करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं ये कोई भी ग्रुप 2 का मेटल है, राइट? ये इक्वेशन अब देखें हो क्या रहा है। आपको सॉल्यूशन है जिसके अंदर 0.250 ग्राम्स ऑफ एक्स था। इसको मैं क्या कह रहा हूँ? एक्स कह रहा हूँ। इसको मैं कह रहा हूँ एक्स। एक्स का मुझे बेसिकली मास गिवन है, विच इज 0.250 ग्राम्स। वो कह रहे हैं जब मैंने 0.250 ग्राम्स ऑफ एक्स को रिएक्ट करा है ना, तो मुझे सिल्वर नाइट्रेट का इतना वॉल्यूम और इतना मैस की, मतलब इतने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट हुई जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी। तो अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट पे आता हूँ, मुझे बताएं सिल्वर नाइट्रेट का मुझे क्या क्या डेटा गिवन है। यहाँ उसका वॉल्यूम गिवन है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। क्या मैं उसकी मोल्स निकाल सकता हूँ? सिल्वर नाइट्रेट पे आते हैं। सर एम क्या है? बेटा ये ना वो कह रहे हैं ग्रुप 2 ब्रोमाइड। तो मैं इसमें ना कोई भी मेटल ले रहा हूँ, कोई भी ग्रुप 2। आप यहाँ पे एम की जगह मैग्नीशियम ले लें, मैग्नीशियम ना लें, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको फाइंड करना है कि एक्स क्या है। लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी ग्रुप 2 का मेटल लिया हुआ है। ठीक है, ये एम बेसिकली ग्रुप 2 का मेटल है। ठीक है, अगर हम इस पे आते हैं तो हमारे पास बेसिकली क्या सीन है। ये जो है 33.65 उसका वॉल्यूम गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.0500 मोल्स पर DM क्यूब। मैं अगेन वही फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल्स ओवर वॉल्यूम। मोल्स इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है मेरे पास? 0.050 है। वॉल्यूम कितना है? 33.65 है। अच्छा देखिए, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो DM क्यूब में आ जाएगा। मुझे बताएं क्या आ रहा है मोल्स? 33.65 डिवाइड बाय 1000। 1.68 टाइम्स 25 भी लगा दो, चलो 25 टाइम्स 10⁻³ राइट? ऐसा ही है। ये क्या है? ये मोल्स ऑफ, ऐसे नहीं आ रहा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये दोबारा बताऊं, देखें देखें, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिल्वर नाइट्रेट है, इसके वॉल्यूम और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये रही। तो मोल्स कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम, मोल्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, वॉल्यूम ले डिवाइड बाय 1000 किया, अल्लाह खैर सलाम हो जाएगा। ठीक है जी, कुछ और कहना है? क्या हुआ, इतनी टेंशन क्या है? अच्छा जी, ये मोल्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, सिल्वर का, सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स आ गए मेरे पास, मुझे मेटल ब्रोमाइड के मोल्स निकालने हैं। मैं यहाँ पे ले लूंगा मेटल ब्रोमाइड MbR2, और सिल्वर नाइट्रेट मेरे पास ये रहा, 1:2 है इनका। इसके मोल्स कितने? 1.6825 टाइम्स 10⁻³ इसका, इसके कितने? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1.6825 टाइम्स 10⁻³ एक्स इक्वल्स टू क्या आंसर आ रहे हैं मेरे पास? देखो, इसके 1 मोल्स है, इसके 2 मोल्स है। आपने मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट निकाले ना, आपको मोल्स ऑफ मेटल ब्रोमाइड निकालने हैं, तो एक्स हो जाएगा। हाँ क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 1.625 टाइम्स 10⁻23, ये इधर आ जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? 8.4125 टाइम्स -4। ये मेरे पास बेसिकली मोल्स आ गए मेटल ब्रोमाइड के, ऐसा ही है। अब अगेन मेरे पास ना मेटल ब्रोमाइड का यहाँ मैथ भी गिवन था, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा, मोल्स इक्वल्स टू मैथ अपॉन MR। मेरे पास फॉर्मूला होता है MR इक्वल्स टू मैथ ओवर मोल्स। मैथ कितना है मेरे पास? 0.250। मोल्स कितने हैं?
8.4125 टाइम्स 10⁻⁻4, 297.1 आ रहा है। ये मेरे पास MR आ जाएगा। अब आपके पास देखें, ये जो मेटल ब्रोमाइड है ना, MBR, उसका MR कितना आ रहा है? 297.1। अब इसमें ना, अगर आप इसमें देखें, इसमें आपके पास दो दफा ब्रोमीन भी है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस 2 टाइम्स ब्रोमीन का MR क्या होता है? 79.1, 79.9 होगा, इक्वल्स टू 297.1। तो x इक्वल्स टू 297.1 माइनस 2 टाइम्स 79.9। क्या आंसर आ रहा है? 137 पॉइंट। अब आप पीरियोडिक टेबल में जाके देखें, ग्रुप 2 का कौन सा मेटल है जिसका AR 137.3? बेरियम है। तो मेरे पास ये जो x हो जाएगा, बेसिकली x क्या है, वो बेरियम ब्रोमाइड हो जाएगा। ये मेरा ख्याल है होगा 4 मार्क का, BABR। अगर हम, जी जी जी, है ना, मैंने क्या बेरियम BABR2 लिखा है ना, BABR2 लिखा है। अच्छा, अगर हम ये बात करें ना मोल्स की वेटेज की, कैल्शियम का AR क्या है? 40 समथिंग है, राइट? अगर अगर हम कैल्शियम रखते हैं, तो कैल्शियम बेसिकली 40 प्लस 2 टाइम्स 79.9। क्या आंसर आ रहा है बताएं? है? नहीं नहीं, 560 तो नहीं आएगा, क्या हो गया? 40 प्लस, 199.8 है ना। और यहाँ पे आपके पास MR कितना हमने निकाला है? 297 पॉइंट। मैंने बेसिकली जो MR था ना, इस MR को बेसिकली, ये मैंने क्या कहा, ये देखो, ये मेटल ब्रोमाइड है, मेटल का MR x प्लस 2 टाइम्स 79.9 इक्वल्स टू 297.1। और इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करके जो है ना, मेटल का MR निकाला या AR निकाला, और उससे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बेरियम ब्रोमाइड होगा। ठीक है जी, सबको क्लियर है? मेरा मूड था ये टाइट्रेशन का भी एक क्वेश्चन कराऊं, लेकिन उससे पहले ना हम ये करते हैं, मतलब पहले ये कर लेंगे। ये जो क्वेश्चन है एक, इसको देखें, ये बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला है, ये मैं अभी नहीं करा रहा। रुकिए रुकिए, एक क्वेश्चन और कर ले, सॉल्यूशन वाला पर जाएंगे। ये सुने सुने, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, ये जो ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये यकीन माने इतना वर्थ क्वेश्चन रहेगा ना, जो 10 मिनट अभी हम और बैठेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ये सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है? बाद में बेटा, बाद आएगी नहीं। ये एक क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्वेश्चन है, ये मैं जो है ना सबको मतलब आप लोग को, आप लोग के जो जो भी क्लासेस है उसमें करा दूंगा। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला भी कर लेंगे और टाइट्रेशन वाला भी सेपरेटली कर लेंगे। ठीक है, ये दो दो क्वेश्चन है टाइट्रेशन के, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपके पेपर 3 में आप लोग के काम आएंगे। ये जो दो क्वेश्चन है टाइट्रेशन के, ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूशन वाला है ना, इसको कर लेते हैं, ये बहुत क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन पे आते हैं। दे सेइंग a sample of bleach W contains an unknown concentration of sodium chlorate। एक सैंपल है, एक सैंपल है मेरे पास, उसके अंदर ना, जिसको मैं कह रहा हूँ ऑफ, ये सैंपल ऑफ ब्लीच है, राइट, इसको मैं W कह रहा हूँ। इसके अंदर मेरे पास अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaClO है, सोडियम क्लोराइड हमने देखें, NaClO1। अच्छा देखिए, जितने भी ये क्लोराइड आइंस है ना, मैंने आप लोग को, मेरा ख्याल है एक क्वेश्चन में 4-5 लिखवा दिए थे। जो हमने रीडॉक्स का कोई क्वेश्चन करा था, या पता नहीं किसका कोई क्वेश्चन करा था, मैंने इसको जो है ना काफी सारे लिखवा दिए थे कि NaClO वाले कौन से हैं। तो ये जितने भी क्लोराइड आइन है, ये आप लोग के पास लिखे हुए भी होंगे, नोट्स में नहीं है तो मुझे बताएगा, मैं दोबारा लिखवा दूंगा। एनीवेज, ये सोडियम क्लोराइड 1 है, तो मेरे पास इसलिए ये यहाँ पे ऐसे आ गया, मतलब कि आपके पास ये वाला एनाइन था, ClO-1। ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि एक सैंपल है ब्लीच, जिसको हम W कह रहे हैं, उसके अंदर वी हैव अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोरेट, 10 cm³ of W is diluted with distilled water to make a total volume of 100 cm³ of bleach solution। मतलब कि इस, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये अभी आप लोगों ने, जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिकल स्टार्ट करे उनको ये बात थोड़ी समझ आ जाएगी, जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा ना, वो थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा कंफ्यूज होकर समझेंगे। ये बेसिकली सॉल्यूशन मेकिंग का प्रोसेस है। इसमें पता है क्या हुआ है, एक हमने लिया है बड़ा सा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जिसकी रीडिंग 10 cm³ तक की है। दे सेइंग 10 cm³ ऑफ W, मतलब कि मैंने क्या करा, इसके अंदर समझो इतना सा W ऐड कर दिया। कितना ऐड करा है? 10 cm³ ऑफ W।
was diluted with distilled water to make a total of 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्लीच सॉल्यूशन। और मैंने बाकी ये जो है ना, समझो 90 सीएम क्यूब क्या डाला, वाटर डाल दिया है। ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? एक मिनट, पंगा चला। बस 5 दिन में जो है ना बंद नहीं कर रहे क्लास, तो पंखा भी बंद हो जाएगा। एनीवेज, तो ये बात सबको समझ आ रही है इसमें क्या हुआ है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुझे बताएं 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डब्ल्यू में जितने मोल्स होंगे NaCl के, क्या इस 100 सेंटीमीटर क्यूब में भी उतने ही होंगे? क्योंकि देखें, मेरी बात सुने, जैसे लेट से मैं आपसे कहता हूं, मैंने ना 1 चम्मच चीनी ली और इतना सा पानी डाला, ठीक है। ऑप्शन ए, मैंने एक बड़ा जग लिया, 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा पानी। वो मेरे पास केस ए था। केस बी, मैंने 1 चम्मच चीनी ली बट मैंने पानी बहुत ज्यादा ऐड कर दिया। तो मुझे बताएं, जब मैं पानी बढ़ा रहा हूं तो क्या वो चीनी की क्वांटिटी बढ़ी है? नहीं बढ़ी, राइट। मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं, मैं एक यहां स्टेटमेंट लिखूं, मुझे बताएं कि मोल्स ऑफ डब्ल्यू इन 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट्स डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? बिकॉज देखिए, ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है ना, ये वाला मैंने इतना डाला था डब्ल्यू, उसके बाद तो मैंने बाकी पानी ऐड करा है। अगर मैं मजीद डब्ल्यू ऐड करता तो फिर मेरे पास मोल्स चेंज होते, राइट? ऐसा ही है। अब ये 100 सेंटीमीटर क्यूब का मेरे पास सॉल्यूशन बना है। कुछ क्वेश्चन में आपको 100 मिलेगा, कुछ क्वेश्चन में 250 मिलेगा। फिर वो हमसे क्या कह रहे हैं, 25 of this diluted bleach solution is added to an excess of hydrogen peroxide। इसमें से मैंने निकाला कितना, इस 100 में से मैंने कितना निकाला, 25 निकाला, और उसको मैंने रिएक्ट करा दिया विद, किसके साथ कराया, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के साथ। एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस मेजर अंडर रूम कंडीशंस। ठीक है जी, मतलब मैंने ये सारा एक्सपेरिमेंट रूम टेम्परेचर कंडीशन पे कर रहा हूँ। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ऑन एन एवरेज ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट ब्लीच सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस 42.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस। मतलब मेरे पास जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका कितना वॉल्यूम है, जो मेरे पास गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका वॉल्यूम कितना है, 42.0 सीएम क्यूब। इसमें ना, इस क्वेश्चन में जितनी भी हिंट थी ना, वो सारे इस पार्ट में थी। अब 1 मिनट लगाए, इसको ट्राई करें, फिर मैं कराऊंगा ये ऑफकोर्स। शाबाश, 1 मिनट लगाए। इसका आंसर मेरा ख्याल है, मुझे सही से याद नहीं, आंसर आएगा ना तो फिर थोड़ा याद आ जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन ऐसा देखे, मुझे ना यहाँ ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर क्या नाम है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करा दें। मैं डायरेक्ट इस तरह के या टाइटेशन वाले क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो आप लोगों के सर के ऊपर से जाएंगे बिल्कुल बाउंसर्स। तो इसीलिए हमने थोड़ा थोड़ा सा जो है ना बेसिक से देखा है। अब इंशाल्लाह हम जब अपनी रेगुलर क्लासेस में आएंगे, मंडे वाली आप लोग के साथ है, ऑनलाइन वालों की ट्यूसडे की साथ है, आप लोग के साथ वीकेंड पे है, तो इंशाल्लाह हम बाकी जो क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो फिर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आएंगे। फिर जो मैंने क्वेश्चन थोड़े से छुड़वाए हैं, जो कि इजी इजी है, वो भी करके लाएंगे। किसी को उसमें मसला होगा तो उसमें देख लेंगे, तो इंशाल्लाह ये चीजें और बेहतर हो जाएंगी। जी जी जी। कितना? मेरा ख्याल है शायद 50 समथिंग में कुछ था। मेरा मुझे सही से याद नहीं है। बहरहाल, जल्दी से ट्राई करें। हाँ, श्योर। डन तो मैं सर। हाँ जी, हाँ जी। अरे 2 मिनट लगाओ, ट्राई तो करो। 2 मिनट लगाए, ट्राई करें, इसको एक दफा ट्राई करें, फिर मैं करा रहा हूँ। बस 5 मिनट 6 मिनट में क्लास एंड करेंगे। 2 मिनट लगाए, ट्राई करें। आप लोग भी करें बेटा, जल्दी से, ऑनलाइन वाले बच्चे जो। No, I was talking about regular class, like वर्कशॉप तो हमारी इतनी सी ही होगी बेटा। आई वाज टॉकिंग अबाउट रेगुलर क्लास। बट एनीवेज, मैं जो है ना, क्या नाम है, जो मेरी ट्यूसडे वाली ऑनलाइन क्लास होगी ना, उसका ग्रुप पे मेंशन कर दूंगा, यू गाइस कैन ज्वाइन, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लाइक आप 2 4 बच्चे ज्वाइन कर लेना, कोई और मसला नहीं। मतलब हम टाइटेशन वगैरह वाले क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। क्या पता है? कर लिया। जी। 1 मिनट दिमाग खुद से चलाएंगे, फिर मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। क्या आंसर आ रहा है? क्या आ रहा है?
41 आंसर आ रहा है, बाकी किसी ने करा? हाँ जी, किसी ने करा? आप लोगों ने करा? आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा? मुझे तो ऐसा, ये लोग ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं कि भाई सर थोड़े मुश्किल क्वेश्चन कराएं। अच्छा चलो ओके। अच्छा चलो ओके ओके, इसको देखते हैं। हमारे पास जो है ना, अच्छा किसी ने इक्वेशन लिखी है? इक्वेशन लिखी किसी ने? क्या इक्वेशन है? NaClO+H2O2 क्या बनेगा? NaCl बनेगा, पानी बनेगा, और साथ साथ आपके पास ऑक्सीजन गैस बनेगी, बिकॉज ऑक्सीजन, वो वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करें तो क्या बनेगा साथ साथ? ऑक्सीजन गैस बनेगी, राइट। अब अगर हम बात इस इक्वेशन को देखेंगे, बैलेंस है, सोडियम भी है, Cl भी है, और बाकी सब चीजें भी हैं, राइट। ये इक्वेशन बैलेंस है हमारे पास, देखें। हाँ बैलेंस है, ठीक है जी, इक्वेशन बैलेंस है। वॉल्यूम पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस हमारे पास कितना आ रहा है? 42, जो है ना 42 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस आ रहा है, मतलब कि ये जो मेरे पास, वहां पे भी तीन है, देखें ये एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, ठीक है जी। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है? 42 cm³ है। ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 24 लूंगा, 22.4 लूंगा। आप बताओ, इक्वेशन में लिखा हुआ है, हाँ ना, प्रोड्यूसर रूम कंडीशन, ठीक है, 24 ले लेंगे। सर हाउ डिड यू मेक दिस इक्वेशन? देखें देखें, आपने H2O2 को जब NaClO के साथ रिएक्ट करेंगे ना, यू विल फॉर्म NaClH2O प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है जी, हम NaCl प्रोड्यूस करेंगे, H2O प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। आपके पास जो है ना यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 24 cm³ है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ ना 24 डेसीमीटर क्यूब की जगह 24,000 cm³ लिख देता हूँ, या फिर आप जो है ना 42 डेसीमीटर क्यूब को वैसे कन्वर्ट करें, तो मोल्स इक्वल टू 42/24,000। क्या आंसर आ रहा है? अच्छा अच्छा, अब देखें, अब आ रहा है नजर? अब आ रहा है नजर? ये मैं यू करके कैसे करूँ आप कर ले, ये बहुत मुश्किल काम आप बता रही है, मैं यू करके कैसे करूँ? अच्छा देखें, ये नजर आ गए, मोल्स आ गए। अब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। यहाँ आपने ऑक्सीजन के मोल्स निकाले, राइट, ऐसा ही है क्या? NaClO की अगर मैं बात करूँ तो इनका उसके साथ 1:1 का रेशो है। NaClO और ऑक्सीजन का 1:1 का रेशो है, राइट। तो 1.75 टाइम्स 10⁻23 -3, सॉरी। तो इसके भी कितने हो जाएंगे? इतने ही आ जाएंगे, राइट। 1.75 टाइम्स 10⁻−3। मुझे निकालना क्या था? कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी, ग्राम्स पर DM³। अच्छा मेरे पास ना यहाँ पे मोल्स आ गए NaClO के। अब ये जो मेरे पास मोल्स आए हैं, ये किस में आए हैं? बिल्कुल, ये 25 में आए। ये जो मेरे पास मोल्स आए हैं, ये आए हैं इन 25 cm³। जो हमने, बिकॉज हमने देखो इस डाइल्यूट सॉल्यूशन का 25 निकाला था ना, तो हमारे पास ये जो मोल्स आए, ये 25 cm³ के आए हैं। तो 100 cm³ में कितने हो जाएंगे? मतलब हम इसको ऐसे करेंगे, 1.75 टाइम्स 10⁻−3 के अंदर 25 cm³ है, तो 100 cm³ में कितने मोल्स हो जाएंगे हमारे पास? एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 0। हाँ, 7 × 10⁻³ 0.0। बस ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ना मोल्स आ गए, सब सब ऐसे रिलैक्स। ये मेरे पास आंसर नहीं आया, सब करो। ये मेरे पास मोल्स आए हैं इन 100 cm³। ये किस में आए हैं मोल्स? इन 100 cm³। मुझे बताएं, क्या ये मोल्स इन 100 cm³ और मोल्स जो है ना बेसिकली इन 10 cm³, क्या ये बराबर होंगे? बिकॉज देखेंगे 100 cm³ के अंदर ना मेरे पास जो है ना बेसिकली डब्ल्यू का तो सिर्फ 10 सेंटीमीटर क्यूब था, राइट। बाकी 90 तो वाटर ही था। तो मैं क्या बोलूंगा कि देखें सर, बात ये है कि ये जो मेरे पास मोल्स है, ये 100 cm³ ऑफ डाइल्यूटेड में है। डाइल्यूटेड का मतलब क्या था? कि बेसिकली 10 W था और 90 वाटर था। तो अगेन 10 cm³ ऑफ डब्ल्यू के अंदर भी मेरे पास NaClO के इतने ही मोल्स होंगे, 7 टाइम्स 10⁻³ ठीक है जी, कोई टेंशन, कोई परेशानी। अब यहां मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में। मुझे बताया कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? मोल्स और वॉल्यूम करेंगे।
मास ओवर वॉल्यूम करेंगे, क्यों? क्योंकि मुझे ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में निकालना है। अब आप मुझे बताएं, हमारे पास तो मोल्स NaCl हो गए, तो उसका मास निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन mr, मास इक्वल्स टू मोल्स इंटू mr। मोल्स कितने हैं? 7 × 10⁻³ mr कितना है? सोडियम का 23 हो जाएगा, क्लोरीन का 35.5 हो जाएगा, और क्या है इसमें? NaCl O है ना, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। मुझे इसका मैथ बताएं जल्दी से जी। 0.5 आ जाएगा, 0.5 ग्राम, ये मेरे पास मैथ आ जाएगा, राइट। अब हम बेसिकली अच्छा देखो, ये जो वॉल्यूम है मेरे पास वो सेंटीमीटर क्यूब में ना, और मुझे निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन डेसीमीटर क्यूब में। तो मैं 10 को डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा। ये बात तो सबको पता है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 cm क्यूब है। तो मेरे पास अगर 10 cm क्यूब था, तो उसको डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करना है। बताएं क्या आंसर आएगा? 10/1000 हो जाएगा, और हाँ 0.01 हो जाएगा, ठीक है। ओके हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। तो मास कितना है मेरे पास? 0.5 है, और वॉल्यूम कितना है? 0.01 है। डिवाइड करें, आंसर बताएं जल्दी जल्दी। 0.5 डिवाइड बाय 0.01, तो आंसर आ जाएगा 52.2। ठीक है जी, ग्राम्स पर DM क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन था। हम क्लास को यहीं रुक रहे हैं, बस मेरी सुनने में क्या कह रहा हूँ। मैं ये PDF सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन है, आप लोगों ने जो पेपर 4 O लेवल्स करा है ना, जिन बच्चों O लेवल्स वाले उनका पेपर 4 होगा, AS वाले IGCSE वाले बच्चों का पेपर 6 होगा। तो ये काफी उससे सिमिलर है, बस क्वेश्चन की थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा है। तो इन दो क्वेश्चन को लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और साथ साथ जो है ना, ये वाले जो क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी ट्राई कीजिएगा। एंड या दैट इज इट फॉर टुडे। ठीक है जी, ओके।